नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 152, पहाड़ से उतरना। तार्किक रूप से कहें तो ताओवादी दर्शन स्पष्ट हृदय और कम इच्छाओं पर जोर देता है, तो फिर वह अपने हाथों पर इतना खून कैसे लगा सकता था। हे, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इसका भी कोई महत्व नहीं है, बूढ़े ताओवादी ने हल्की हंसी के साथ कहा। फिर उन्होंने अपने सामने पत्थर की मेज पर रखी चाय की केतली उठाई और उसमें एक कप चाय डाली, जिसे उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा को थमा दिया। ध्रुव मल्होत्रा ने चाय का कप लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनके होठों पर मुस्कान आ गई। जब ध्रुव मल्होत्रा के हाथ ने चाय का प्याला छुआ तो चाय के प्याले से एक अवर्णनीय भयानक शक्ति फूट पड़ी। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा ने पहले ही बूढ़े ताओवादी के इरादों को भांप लिया था और वह मन ही मन हंस पड़ा। अगले ही क्षण ध्रुव मल्होत्रा के हाथ से एक ऐसी शक्ति फूट पड़ी जो पुराने ताओवादी से कम नहीं थी, बल्कि कुछ अंशों से अधिक शक्तिशाली थी। वृद्ध ताओवादी, जो अभी तक उदासीन भाव में था, ने अचानक अपना भाव बदल दिया। वहां उपस्थित अन्य लोगों ने वृद्ध ताओवादी और ध्रुव मल्होत्रा के बीच असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। ये चाय सचमुच बहुत बढ़िया है, ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ चाय का प्याला लेते हुए कहा। वृद्ध ताओवादी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा की ओर सतर्कता भरी नजरों से देखा। फिर ध्रुव मल्होत्रा ने अपने कप में चाय एक ही घूंट में पी ली और मुस्कुराते हुए कहा, चाय पी लेने के बाद अब हमारे जाने का समय हो गया है। इतना कहकर वह धीरे से खड़ा हो गया और रोशनी वर्मा भी ये देखकर तुरंत खड़ी हो गई। इसके बाद वे दोनों प्रांगण से बाहर चले गए और पीछे दो भ्रमित व्यक्ति तथा वृद्ध ताओवादी व्यक्ति रह गए, जिनका रंग कुछ पीला पड़ गया था। ध्रुव मल्होत्रा के जाने के बाद वैधशाला के स्वामी और एक अन्य व्यक्ति तुरंत उनके बीच बैठे वृद्ध ताओवादी की ओर देखने लगे। वैधशाला के स्वामी ने आश्चर्य से पूछा, बड़े भाई, उस आदमी का क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले ही हमारी पहचान जान ली है? बड़े भाई, आपने अभी कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जैसे ही उसके शब्द निकले, वृद्ध ताओवादी ने मुंह में ताज़ा खून थूक दिया। चमकीला लाल रक्त तुरंत ही वृद्ध ताओवादी के सामने पत्थर की मेज पर फैल गया, यहाँ तक कि कई चाय के प्यालों तक भी पहुँच गया। चाय को छूते ही खून तेजी से पतला हो गया और फिर तेजी से चाय में घुल गया। बड़े भाई, वैधशाला के स्वामी और अन्य व्यक्ति आश्चर्य से बोले। वृद्ध ताओवादी का रंग तेजी से पीला पड़ने लगा। कमजोर दिखते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और गहरी आवाज में कहा, ये व्यक्ति, उसकी ताकत शायद अभी भी मुझसे ऊपर है। साम्राज्य के माध्यम से जुड़े रहनिया सुनकर दोनों के चेहरे पर अविश्वास झलक उठा। वे अच्छी तरह जानते थे कि पुराने ताओवादी के पास कितनी ताकत थी। ताओवादी वास्तव में एक उच्च श्रेणी का युद्ध राजा था। ध्रुव मल्होत्रा की उम्र लगभग 27 या 28 साल की ही लग रही थी, फिर उसकी ताकत पुराने ताओवादी से कैसे अधिक हो सकती थी? बड़े भाई, ये कैसे संभव है? आप एक उच्च श्रेणी के युद्ध राजा हैं और वह आदमी शायद 30 साल का भी नहीं दिखता है। उसकी ताकत आपकी ताकत से कैसे ज्यादा हो सकती है? यहाँ तक कि हमारे ड्रैगन राष्ट्र की वे महान मार्शल प्रतिभाएं, जिनके बारे में विस्मय से बात की जाती है, संभवतः 30 वर्ष की आयु से पहले उच्च श्रेणी के युद्ध राजा नहीं बन सकते थे। बड़े भाई, क्या ये हो सकता है कि आपने गलत देखा? वैधशाला के स्वामी ने गंभीर भाव से कहा। बूढ़े ताओवादी ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, वैधशाला के स्वामी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, फिर मैं ये कैसे गलत सोच सकता हूँ? यद्यपि हमारी संक्षिप्त मुठभेड़ के दौरान मैं उसके सामने अचंभित रह गया था, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी ताकत भी मुझसे अधिक है। यह अप्रत्याशित है कि हमारे ड्रैगन राष्ट्र ने इतना शक्तिशाली युवक पैदा किया है। मुझे ये भी नहीं पता कि पूर्वी सागर में आने वाले और हमारे ईस्ट सिटी वैधशाला का दौरा करने वाले इस व्यक्ति ने हमें खोज लिया है या नहीं। वृद्ध ताओवादी की बातें सुनकर दोनों के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। 30 वर्ष से कम आयु के उच्च पदस्थ युद्ध राजा का क्या अर्थ है, ये केवल वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास पर्याप्त शक्ति है। संभवतः उसने हमें नहीं खोजा है। यदि उसने खोजा होता तो संभवतः वह इतनी आसानी से नहीं जाता। कुछ क्षण विचार करने के बाद वैधशाला के स्वामी बोले। बूढ़े ताओवादी ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर बोला, आपने जो कहा वह सच है। अगर उसे वास्तव में हमारी पहचान का पता चल गया तो मुझे डर है कि वह हमें आसानी से जाने नहीं देगा। चाहे उसने हमें खोजा हो या नहीं, इतने उच्च श्रेणी के योद्धा राजा का पूर्वी शहर में रहना हमारे लिए खतरा है। तुरंत चौथे भाई से संपर्क करो और उसे पूर्वी गठबंधन से वापस बुलाओ ताकि उस आदमी की पृष्ठभूमि की जांच की जा सके। ये सुनकर दोनों ने तुरंत सिर हिला दिया। वह एक उच्च कोटि का योद्धा राजा था, उसके पास आते ही साधारण लोगों को पहचान लिया जाता था।
चौथे भाई, जिसका उल्लेख पुराने ताओवादी ने किया था, जिनकी क्विंगबोंग कौशल उत्कृष्ट थी, स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम विकल्प थे। चौथा भाई क्विंगबोंग में अत्यधिक कुशल है, इसलिए वह उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए सबसे उपयुक्त है, मंदिर के स्वामी ने गंभीरता से कहा। इस बीच ध्रुव मल्होत्रा और रोशनी वर्मा भी नदी किनारे लौट आए थे। उस समय नदी के किनारे कोई नाविक नहीं था, इसलिए वे दोनों धीरे धीरे किनारे पर चल रहे थे। बड़े भाई, ये वह बूढ़ा ताओवादी जो अभी आया था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, है न? रोशनी वर्मा ने अचानक पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने भी उनकी असाधारणता पर ध्यान दिया? नहीं, वास्तव में नहीं। बस ऐसा था कि उसके आसपास का माहौल मुझे असहज महसूस कराता था। रोशनी वर्मा ने अपना सिर हिलाया, फिर आगे बोली, खासकर जब वह बूढ़ा ताओवादी मेरी ओर देखता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं किसी भयंकर जानवर के निशाने पर हूं, और यह मेरे दिल पर बहुत भारी दबाव डालता था। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा हंस पड़े। हाँ, वे तीनों लड़के शायद अब भी सोचते होंगे कि उन्होंने खुद को अच्छी तरह छिपा लिया है, फिर भी आपने भी उनकी विचित्रता पर गौर किया होगा, ध्रुव मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा। रोशनी वर्मा ने भी धीरे से हंसते हुए पूछा, तो बड़े भाई, ये क्या आप उनकी पहचान जानते हैं? मैं अभी उनकी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मानना है कि वे जल्द ही अपना नाम उजागर कर देंगे, ध्रुव मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा। जब वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे तो एक नाव किनारे पर आकर रुकी। रोशनी वर्मा ने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन किनारे के पास एक नाव की ओर इशारा करते हुए कहा, बड़े भाई, ये एक नाव आ रही है। वह पहले ही ध्रुव मल्होत्रा का हाथ पकड़ चुकी थी और नाव की ओर दौड़ रही थी। उसके हाथ की कोमलता महसूस करते हुए ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। नाविक, क्या हम दूसरी तरफ चलें? सांस फूलते हुए रोशनी वर्मा ने नाविक से कहा। ये देखकर कि जैसे ही यात्रियों का एक समूह उतरा, तुरंत ही दूसरा समूह भी आ गया, नाविक ने भी तुरंत मुस्कुराहट बिखेरी। आओ आओ आओ, तुम दोनों नाव पर चढ़ो, नाविक ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने रोशनी वर्मा को नाव पर चढ़ने में मदद की और बिना किसी देरी के नाविक ने पतवार चलाना शुरू कर दिया तथा धीरे धीरे दूसरे किनारे की ओर बढ़ने लगा। क्या तुम दोनों भी धूपबत्ती जलाने और देवताओं से प्रार्थना करने के लिए ईस्ट सिटी जा रहे हो? मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने ईस्ट सिटी मंदिर से उस पुराने अमर को देखा है? नाव चलाते समय नाविक ने पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, हमने उसे देखा है। ये बूढ़ा अमर वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। हाँ, हमारा ईस्ट सिटी पहाड़ों और पानी से घिरा हुआ है, स्वाभाविक रूप से एक ऐसी जगह है जहां उत्कृष्ट लोग भूमि से ऊपर उठते हैं, और ईस्ट सिटी मंदिर में इतने पुराने अमर का निवास है। मुझे विश्वास है कि वह ईस्ट सिटी की शांति की रक्षा भी कर सकता है, नाविक ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराए और सिर हिलाया, लेकिन बातचीत जारी नहीं रखी। इस बीच रोशनी वर्मा अपने बगल में चमकते पानी को देख रही थी और विचारों में खोई हुई थी। अध्याय 153 बचपन का दोस्त। किराया चुकाने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने रोशनी वर्मा को नाव से उतरने में भी मदद की। दोनों तुरंत होटल लौट आए। तुम वापस कमरे में जाओ और थोड़ी देर आराम करो, मुझे विक्रम सिंह और बाकी लोगों से बात करनी है, ध्रुव मल्होत्रा ने रोशनी वर्मा को उसके कमरे में वापस भेजते हुए कहा। रोशनी वर्मा ने सिर हिलाया और ध्रुव मल्होत्रा को जाते हुए देखा। एम्पायर पर नवीनतम कहानियां पढ़ने। कुछ ही देर में ध्रुव मल्होत्रा विक्रम सिंह के कमरे में पहुंचे, जहां करण मल्होत्रा और कई अन्य लोग भी मौजूद थे। मेरे नाथ, ध्रुव मल्होत्रा को देखकर सभी ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्का सा सिर हिलाया, उसकी नज़र विक्रम सिंह पर पड़ी और उसने पूछा, क्या हो रहा है? क्या योद्धा संघ के लोग तुम्हारे साथ नहीं आए? महाराज, योद्धा संघ के ये लोग असहनीय हैं। विक्रम सिंह की आंखों में गुस्से की एक चमक उभरी और फिर उसने अपनी बात जारी रखी। मैं आपके निर्देशानुसार योद्धा संघ में गया था, अपनी पहचान बताए बिना, लेकिन बाहर निकाले जाने से पहले मुझे किसी भी उच्च पदस्थ व्यक्ति से मिलने का मौका नहीं मिला। यदि आपके आदेश न होते महाराज, तो मैं निश्चित रूप से उन योद्धा संघ के लोगों को सबक सिखा देता। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, आपने उनसे वांग परिवार के मामले का जिक्र नहीं किया। मैंने किया। उन्होंने हमसे कहा कि हम समस्या का समाधान स्वयं करें, और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो तुरंत ईस्ट सिटी छोड़ दें, विक्रम सिंह ने बड़बड़ाया। करण मल्होत्रा का चेहरा काला पड़ गया और वह ठंडे स्वर में बोला, महाराज, इस तरह के व्यवहार से योद्धा संघ के लोग योद्धा संघ से बिल्कुल अलग हैं। उस समय शाही राजधानी में ड्रैगन राष्ट्र में योद्धा संघों की स्थापना की घोषणा स्थानीय सैन्य बलों को उनकी उपस्थिति से रोकने के लिए की गई थी। क्यों न आप अपने अधीनस्थों को कार्रवाई करने दें और योद्धा संघ से कुछ उच्च रैंक के सैनिकों को पकड़ लें। आदित्य मेहता ने भी इस समय गंभीरता से कहा,
योद्धा संघ को शायद पता है कि वांग परिवार को उनके पीछे पूर्वी गठबंधन का समर्थन प्राप्त है, इसलिए वे इस झंझट में शामिल होने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन करण मल्होत्रा ने जो कहा वह गलत नहीं है। योद्धा गिल्ड इतना डरपोक है और मुसीबतों से डरता है, वे शायद बहुत पहले ही अपना मूल मिशन भूल चुके हैं। ध्रुव मल्होत्रा का माथा थोड़ा सिकुड़ गया, उनकी आंखों में चिंतनशील भाव झलक रहा था। पहले दक्षिण का योद्धा संघ और अब ये पूर्वी सागर योद्धा संघ। जिन संस्थाओं को ड्रैगन राष्ट्र की स्थिरता के लिए खड़ा होना चाहिए था और स्थानीय मार्शल बलों को भयभीत करना चाहिए था, वे विभिन्न कारणों से इतनी बदनाम स्थिति में बदल गए हैं। क्या शाही राजधानी में घोषित योद्धा संघों की स्थापना सही थी या गलत? क्या योद्धा संघ स्थानीय सैन्य बलों को रोकने के लिए अस्तित्व में है या उनके साथ सांठगांठ करने के लिए? महाराज, एक बात है जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूं कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। समर जोशी अचानक बोल पड़े। ये सुनकर सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। करण मल्होत्रा ने दबी हुई आवाज में कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो। इसमें झिझक किस बात की है? बोलना। ध्रुव मल्होत्रा ने करण मल्होत्रा की ओर देखा, फिर समर जोशी की ओर मुड़े और उन्हें अपनी बात जारी रखने के लिए कहा। समर जोशी ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, आपसे यह बात न छुपाऊं महाराज, दरअसल उसी गांव में मेरा एक बचपन का दोस्त है जो वर्तमान में ईस्ट सी वॉरियर गिल्ड में प्रशिक्षक के पद पर है। यदि आप योद्धा संघ से किसी से मिलना चाहते हैं तो शायद हम उससे शुरुआत कर सकते हैं। विक्रम सिंह ने समर जोशी को घूरते हुए चिढ़कर कहा, अरे बदमाश, अगर तुम ईस्ट सी वॉरियर्स गिल्ड में किसी को जानते थे तो पहले क्यों नहीं बताया? इससे मेरी यात्रा व्यर्थ हो गई और मुझे दरवाजे पर ही वापस लौटना पड़ा। समर जोशी ने अजीब तरीके से अपना सिर खुजलाया। थोड़ा शर्मिंदा होते हुए उन्होंने कहा, अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ। हालांकि वह और मैं एक साथ बड़े हुए, लेकिन जब से मैं दक्षिणी सीमांत सेना में शामिल हुई और वह पूर्वी सागर मार्शल एलायंस में शामिल हुआ, हमने कई वर्षों तक एक दूसरे को नहीं देखा। विक्रम सिंह और उनके दो साथियों के सामने समर जोशी के नेतृत्व में 4 लोगों का समूह अनिवार्य रूप से कुछ हद तक नुकसान में दिखाई दिया। आखिरकार विक्रम सिंह के साथ तीनों लोग उत्तरी लियांग सेना के कोर कमांडर थे, जिन्होंने ध्रुव मल्होत्रा का अनुसरण करते हुए असली तलवारों के साथ वास्तविक युद्ध में भाग लिया था। जबकि समर जोशी और उनके 3 साथी देर से आए थे और उन्होंने अभी तक ध्रुव मल्होत्रा की कमान में कोई सैन्य उपलब्धि हासिल नहीं की थी। इसके अलावा विक्रम सिंह और उसके 2 साथी समर जोशी के 4 लोगों के समूह की तुलना में व्यापक रूप से अधिक शक्तिशाली थे और ऐसी परिस्थितियों में समर जोशी और उसके साथियों के लिए उनके सामने खुद को साबित करना कठिन था। चूंकि आप चारों मेरी कमान में शामिल हो गए हैं, अब से हम एक परिवार हैं। अपनी बात सीधे कहो, बात को घुमा फिराकर कहने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव मल्होत्रा ने समर जोशी और उनके समूह से उदासीनता से कहा। फिर उन्होंने विक्रम सिंह और अन्य लोगों की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? विक्रम सिंह और उसके साथी सभी गंभीर हो गए और तुरंत सिर हिलाकर अपनी समझ का संकेत दिया। समर जोशी से बात करते समय करण मल्होत्रा का रवैया और साथ ही विक्रम सिंह का रवैया ध्रुव मल्होत्रा की नाराजगी का कारण बन चुका था। हालांकि विक्रम सिंह और उनके 2 साथियों के मन में समर जोशी और उनके समूह के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उनका ज्यादा संपर्क नहीं था और उनके बीच तालमेल अभी तक विकसित नहीं हुआ था। समर जोशी और उनके साथियों ने भी दिल में भावना भरकर तुरंत सिर हिला दिया। ध्रुव मल्होत्रा ने विक्रम सिंह और अन्य लोगों को उनकी खातिर डांटा था, जो स्वाभाविक रूप से समर जोशी और उनके साथियों के दिल को छूने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि भविष्य में ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न हो। समर जोशी, अपने बचपन के दोस्त से संपर्क करो और ध्यान रखो कि हमारी पहचान उजागर न हो। ध्रुव मल्होत्रा ने हाथ हिलाया और फिर समर जोशी से कहा। समर जोशी ने सिर हिलाया, अपना सेल फोन निकाला, कुछ देर तक खोजा और फिर एक नंबर डायल किया। शायद ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों को बातचीत सुनने देने के लिए समर जोशी ने स्पीकरफोन चालू कर दिया। कॉल का तुरंत उत्तर दिया गया और फोन पर एक नीरस पुरुष आवाज आई, कमांडर वांग, आपको मुझे कॉल करने का ख्याल कैसे आया? अरे, मैं अब ईस्ट सिटी में हूँ। चूंकि मैं आपके इलाके में हूँ तो आपको नहीं तो और किसे फोन करूँ? समर जोशी ने हल्की हंसी के साथ कहा। यह सुनकर दूसरा पक्ष कुछ देर के लिए चुप हो गया। एक क्षण के बाद वह अंततः बोला, तुम ईस्ट सिटी कब आए? तुम आए और मुझे बताया भी नहीं। तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी तुमसे मिलने आऊँगा और हम ठीक से बातचीत कर सकेंगे। मैं पहले से ही होटल में हूँ। आज रात मैंने हेवनली साउंड बार में एक निजी कमरा बुक किया है ताकि हम अच्छा समय बिता सकें। समर जोशी ने हल्की हंसी के साथ कहा। वैसे मेरे साथ कुछ सहकर्मी हैं और वे सभी शराब का सेवन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आप अकेले आए तो मुझे डर है कि आपको स्ट्रेचर पर वापस जाना पड़ सकता है।
दूसरे पक्ष की आवाज तुरंत गूंजी, हा हा हा, ये व्यवस्था करना आसान है। भले ही पूर्वी सागर मार्शल एलायंस में मेरा पद दक्षिणी सीमांत सेना में आपके कमांडर वांग जितना ऊंचा नहीं है। कुछ लोगों को बुलाना कोई समस्या नहीं है। मैं ईस्ट सी मार्शल एलायंस के कुछ उच्च अधिकारियों से संपर्क करूंगा। आज रात मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप कमांडर वांग अपने सहकर्मियों के सामने चमकें। दोनों ने एक दूसरे को काफी समय से नहीं देखा था और उनकी बातों में अपरिचितता का भाव था। हालांकि यह अपरिहार्य था, क्योंकि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं और अनुभव संचित होते हैं, अतीत की कई घटनाएं और भावनाएं समय के साथ धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं। बहुत बढ़िया, मैं आपको बाद में प्राइवेट रूम नंबर भेज दूंगा। आज रात समय पर आना सुनिश्चित करें, समर जोशी ने हंसते हुए कहा। सकारात्मक जवाब मिलने के बाद समर जोशी ने फोन रख दिया। अध्याय 154 दृष्टिकोण में परिवर्तन। ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर विक्रम सिंह और अन्य लोगों के चेहरे पर कुछ परिवर्तन आया। विक्रम सिंह ने तो सीधे ही बोल दिया, महाराज, आपके रुतबे के हिसाब से ऐसी जगह जाना। बस अब मेरी क्या स्थिति है? ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा, फिर बोले, मैं भी आप सब की तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ। तो फिर ये तय हो गया। समर जोशी, आप इसका प्रबंध करें। ये देखकर कि ध्रुव मल्होत्रा बोल चुके हैं, स्वाभाविक रूप से किसी और ने आगे कुछ नहीं कहा। शाम जल्दी ही छा गई और पूरा पूर्वी शहर एक के बाद एक नियॉन लाइटों से जगमगा उठा। पूर्वी सागर दक्षिणी सीमांत क्षेत्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, जो कि सुदूरवर्ती तथा आर्थिक रूप से अविकसित था। दूसरी ओर पूर्वी सागर तटीय क्षेत्र होने के कारण, जहां अनेक व्यापारी व्यापार में संलग्न थे, स्वाभाविक रूप से काफी विकसित हुआ। ध्रुव मल्होत्रा और उनका समूह तुरंत होटल से बाहर निकले और सीधे हेवनली साउंड बार की ओर चल पड़े। हेवनली साउंड बार पूर्वी शहर का सबसे बड़ा बार था, जो स्वाभाविक रूप से शोर से भरा रहता था। हेवनली साउंड बार के बाहर कई प्रकार की शानदार कारें खड़ी थीं और अच्छे कपड़े पहने युवा पुरुषों और महिलाओं के समूह बार में आ रहे थे। वेटर का पीछा करते हुए ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग शोरगुल वाले डांस फ्लोर को पार कर एक निजी कमरे में चले गए। निजी कमरे के शीशे के माध्यम से वे डांस फ्लोर पर युवक युवतियों को देख सकते थे, जो तेज संगीत पर नाचते हुए पसीने से तरबतर हो रहे थे। डांस फ्लोर पर भीड़ को देखकर रोशनी वर्मा की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। ये पहली बार था जब वह बार में गई थी। इससे पहले स्वास्थ्य कारणों से तथा निशा वर्मा और अन्य लोगों द्वारा जानबूझकर निशाना बनाए जाने के कारण वह स्वाभाविक रूप से ऐसी जगहों पर नहीं जाती थी। डिंगलिंगलिंग। सबके बैठने के कुछ देर बाद ही समर जोशी का फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखकर समर जोशी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रेमजीत नंदा इतने समय के पाबंद होंगे। मैं जाकर उन्हें ले लूंगा। आदित्य मेहता, उसके साथ चलो, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। आदित्य मेहता तुरंत उठे और समर जोशी के साथ निजी कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही देर में समर जोशी और आदित्य मेहता वापस आ गए और 3 लोगों को अपने साथ निजी कमरे में ले गए। उनमें से एक व्यक्ति, जो कि बलिष्ठ था और टैंक टॉप पहने हुए था, ने अपना एक हाथ समर जोशी के कंधे पर रखा हुआ था और उसके साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। यह आदमी समर जोशी का बचपन का दोस्त प्रेमजीत नंदा होगा। अन्य 2 व्यक्तियों के चेहरे ठंडे थे, दोनों ही मध्यम आयु के थे, एक मोटा और एक पतला, जिससे वे एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिख रहे थे, जिससे वे मोटे और दुबले भिक्षुओं की जोड़ी जैसे लग रहे थे। तेजू, आओ मैं तुम्हें इन दोनों से मिलवाता हूँ। ये रवि भंडारी है और यह साहिल बाजवा है। दोनों ईस्ट सी मार्शल एलायंस के वाइस एलायंस हाई रॉक हैं। प्रेमजीत नंदा ने मुस्कुराते हुए कहा। मोटा वाला रवि भंडारी था और पतला वाला साहिल बाजवा। ध्रुव मल्होत्रा सोफे पर बैठ गए, लेकिन उनका अभिवादन करने के लिए खड़े होने का उनका कोई इरादा नहीं था। लेकिन जैसे ही वे निजी कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने उन तीनों को बारीकी से देखा। तीनों ही मध्यम स्तर के ग्रैंड मास्टर थे, विशेष रूप से मजबूत नहीं, लेकिन कमजोर भी नहीं, उन्हें औसत कहा जा सकता था। प्रेमजीत नंदा ने फिर रवि भंडारी और साहिल बाजवा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सज्जनों, यह मेरे बचपन के दोस्त समर जोशी हैं, जो नांझाओ सेना की चौथी कोर के नेता हैं। ये सुनकर साहिल बाजवा और रवि भंडारी दोनों ने आश्चर्य व्यक्त किया। यहाँ आने से पहले प्रेमजीत नंदा ने उन्हें यह नहीं बताया था कि उनका बचपन का दोस्त नांझाओ सेना का नेता है। नांझाओ सेना में एक नेता का पद स्पष्ट रूप से पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के उप एलायंस पदानुक्रम के रूप में उनकी स्थिति से कहीं अधिक ऊंचा था। उस समय उन दोनों के चेहरे पर भी पहले जैसा ठंडा भाव नहीं रहा और वे समर जोशी की ओर मुस्कुराने लगे। समर जोशी ने गहरी आवाज में कहा, काओशान, ईमानदारी से कहूं तो मैंने पहले ही नांझाओ सेना छोड़ दी है और चौथी कोर के नेता के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन शब्दों ने न केवल मैजिक पावर और रवि भंडारी के चेहरे के भाव बदल दिए, बल्कि प्रेमजीत नंदा के चेहरे का रंग भी बदल गया।
प्रेमजीत नंदा ने समर जोशी की ओर देखा, जो अभी भी मुस्कुरा रहे थे, और पूछा, भाई तेजू, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको इससे भी बेहतर पद मिल गया है? नहीं काओशान, मुझ में तुम्हारी तरह क्षमता नहीं है कि मैं जहां भी जाऊं वहां पहुंच सकूं। समर जोशी ने अपना सिर हिलाया, फिर आगे कहा, नांझाओ सेना छोड़ने के बाद मुझे कोई अवसर नहीं मिल पाया है। इन शब्दों पर प्रेमजीत नंदा के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई, और एक तरफ खड़े रवि भंडारी और साहिल बाजवा के चेहरे के भाव और भी गहरे हो गए। दोनों ने शुरू में सोचा था कि प्रेमजीत नंदा के जरिए वे नांझाओ सेना के नेता से परिचय बना सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि दूसरे पक्ष ने पहले ही उस पद से इस्तीफा दे दिया है। एम्पायर से जुड़े रहें जिस व्यक्ति के नाम पर कोई भी आधिकारिक पद नहीं है, वह कैसे इतनी योग्यता रखता है कि लोग उससे परिचय करना चाहें? प्रेमजीत नंदा ने भी समर जोशी के कंधे पर रखा अपना हाथ हटा लिया और उदास भाव से पास ही सोफे पर बैठ गए। जहां तक रवि भंडारी और साहिल बाजवा का सवाल है, वे सीधे ध्रुव मल्होत्रा के पास गए। साहिल बाजवा ने ऊपर से ध्रुव मल्होत्रा को देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, आपको सीट छोड़ने में परेशानी हो रही है। चूंकि ध्रुव मल्होत्रा कमरे में मुख्य सीट पर बैठे थे और स्वयं को श्रेष्ठ मान रहे थे, इसलिए दोनों उपगठबंधन पदाधिकारी स्वाभाविक रूप से मुख्य सीट पर बैठना चाहते थे। ध्रुव मल्होत्रा कुछ जवाब दे पाते उससे पहले ही रवि भंडारी ने ध्रुव मल्होत्रा के पास बैठी रोशनी वर्मा की ओर देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, हेवनली साउंड बार की सविंग गर्ल्स वाकई बुरी नहीं हैं। ये शब्द बोलते ही विक्रम सिंह और अन्य लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई और उनकी नज़र रवि भंडारी पर पड़ी। उनकी आंखों में हत्या का भाव था, लेकिन इससे पहले कि उनकी हत्या की मंशा भड़कती, ध्रुव मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, वह आज रात मेरे साथ है, लेकिन अगर तुम चाहो तो शायद ताइजू किसी और को फोन करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। ये चलने लगा। साहिल बाजवा ने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि किसी ऐसे व्यक्ति से झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है जो आपके पास मुस्कुराते हुए आता है, इसलिए रवि भंडारी और साहिल बाजवा ने ध्रुव मल्होत्रा के साथ झगड़ा जारी नहीं रखा और वे खुले स्थानों पर अपनी सीट पर बैठ गए। समर जोशी कुछ देर के लिए बाहर चले गए, फिर वे जल्दी से कमरे में वापस आए और मेज पर रखी बोतल से सबके लिए पेय पदार्थ डालना शुरू कर दिया। यदि ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी पहचान उजागर न करने का आदेश नहीं दिया होता, तो समर जोशी, जो स्वयं एक महान ग्रैंड मास्टर हैं, कभी भी प्रेमजीत नंदा और अन्य जैसे 3 ग्रैंड मास्टरों को पे नहीं परोस रहे होते। समर जोशी को इधर उधर भागते देख प्रेमजीत नंदा के चेहरे के हाव भाव बदल गए और फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तेजू, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? हम सभी एक ही गांव से आते हैं, इसलिए यदि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से करूंगा, लेकिन पूर्वी सागर मार्शल एलायंस इस समय पहले से ही भरा हुआ है और हमारे पास निकट भविष्य में नए सदस्यों की भर्ती करने की कोई योजना नहीं है। समर जोशी बचपन से ही प्रेमजीत नंदा से अधिक शक्तिशाली रहे थे, इसलिए ये स्वाभाविक था कि प्रेमजीत नंदा समर जोशी को पूर्वी सागर मार्शल एलायंस में नहीं लाना चाहते थे और समर जोशी की नौकरी जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। समर जोशी ने अपना काम रोक दिया और प्रेमजीत नंदा की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई कौशान, आप हमेशा से होशियार रहे हैं, एक ही नज़र में मेरे इरादे भांप लेते हैं। सच कहूं तो जब मैं और मेरे कुछ दोस्त डोंगहाए आए, तो हमारा सामना कुछ युवा लोगों से हुआ और हमारे बीच थोड़ा संघर्ष हुआ। मैं सोच रहा था कि चूंकि भाई कौशान आप ईस्ट सिटी में हैं, इसलिए मैं आपकी मदद लेने की उम्मीद कर रहा था। प्रेमजीत नंदा की भौहें राहत से उठीं और फिर उन्होंने ऐसे कहा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, मुझे जिज्ञासु होने के लिए दोष मत दीजिए, लेकिन आपकी उम्र का कोई व्यक्ति अभी भी कुछ युवाओं द्वारा कैसे परेशान किया जा सकता है? मुझे बताओ, वे लोग कौन हैं? क्या वे ईस्ट सिटी से हैं? अध्याय 155। दोनों परिवारों से आगंतुक वह केवल ध्रुव मल्होत्रा द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा कर रहे थे। वास्तव में दूसरा पक्ष पूर्वी शहर से है। उनमें से काफी लोग हैं, 1 दर्जन से भी अधिक। मुझे केवल इतना पता है कि उनमें से एक का उपनाम वांग है और दूसरे का उपनाम वू है। जाहिर है कि वे पूर्वी शहर में किसी परिवार के युवा मालिक हैं। समर जोशी ने हल्की हंसी के साथ कहा। ये सुनकर प्रेमजीत नंदा और ईस्ट सी मार्शल एलायंस के दोनों वाइस एलायंस हाईरॉक्स के भाव बदल गए। प्रेमजीत नंदा ने गंभीर भाव से कहा, क्या आपको यकीन है कि दूसरा पक्ष वांग और वो परिवारों का युवा स्वामी है? बेशक, उन्होंने खुद ऐसा कहा है। समर जोशी ने सिर हिलाया और फिर हैरान होने का नाटक किया। भाई कौशान, आपकी प्रतिक्रिया देखकर क्या ऐसा हो सकता है कि वांग और वो परिवारों के पास पूर्वी शहर में काफी शक्ति है? एक तरफ खड़े रवि भंडारी और साहिल बाजवा ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया था और अब वे ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हालांकि प्रेमजीत नंदा ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, आप पूर्वी सागर की स्थिति के बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि आप अभी अभी आए हैं।
वांग और वो परिवार भले ही इतने शक्तिशाली न हों, लेकिन पूर्वी सागर में कई परिवार पूर्वी गठबंधन द्वारा समर्थित हैं और ये वांग और वो परिवार उनमें से हैं जो इसके द्वारा समर्थित हैं। ये सुनकर समर जोशी की भौहें तन गईं। फिर उन्होंने हैरान होकर पूछा, क्या ये हो सकता है कि यह पूर्वी गठबंधन इतना शक्तिशाली है कि आप पूर्वी सागर मार्शल गठबंधन भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकते? चूंकि हम सभी एक ही गांव से हैं, इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि जब तक वांग और वो परिवार के लोग नहीं पहुंचे हैं, तब तक आप भाग जाएं। प्रेमजीत नंदा ने समर जोशी को गहराई से देखा और फिर आगे कहा, पूर्वी गठबंधन वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि हम पूर्वी सागर मार्शल गठबंधन को उकसा नहीं सकते। हालांकि यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। बेहतर होगा कि आप जल्दी करें और पूर्वी शहर में मरने से बचने के लिए भाग जाएं। एक तरफ खड़े रवि भंडारी ने ठंडी सांस ली और उदासीनता से कहा, इन लोगों पर इतने शब्द क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं जो मरने वाले हैं? हम अपने ऊपर आने वाली आपदा से बचने के लिए अभी यह स्थान छोड़ देंगे। इतना कहकर रवि भंडारी उठ खड़े हुए और जाने के लिए तैयार हो गए। प्रेमजीत नंदा और साहिल बाजवा ने भी ऐसा ही किया, दोनों खड़े होकर। ध्रुव मल्होत्रा ने उन तीनों को देखा और कहा, क्या मार्शल एलायंस की स्थापना का उद्देश्य हर जगह मार्शल बलों को रोकना नहीं था? क्या सचमुच इस पूर्वी सागर क्षेत्र में कोई ऐसी शक्ति है जिससे आप पूर्वी सागर मार्शल एलायंस भी भयभीत हैं? साहिल बाजवा ने अपनी जगह पर रुककर अपना सिर घुमाया और ध्रुव मल्होत्रा से ठंडे स्वर में कहा, यह मामला तुम्हारा नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी का ख्याल खुद रखना चाहिए। ये कहकर वे तीनों निजी कमरे से बाहर चले गए। ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि चुपचाप देखते रहे जब वे तीनों चले गए। निजी कमरे से बाहर निकलने के बाद भी प्रेमजीत नंदा और अन्य लोगों के चेहरे पर डर के भाव थे। प्रेमजीत नंदा, तुम कैसे बचपन के दोस्त हो? तुमने तो हमें लगभग मरवा ही दिया था, रवि भंडारी ने असंतुष्ट भाव से कहा। प्रेमजीत नंदा के चेहरे पर भी गंभीरता थी और उन्होंने रवि भंडारी और साहिल बाजवा से माफी मांगते हुए कहा, वाइस अलायंस हाईरॉक्स, मैंने पूरी तरह से विचार नहीं किया। यह मेरी गलती थी और मैंने आप दोनों को निराश किया। मैं तुम दोनों से माफी मांगने के लिए कल होटल में एक भोज का आयोजन करूंगा। ठीक उसी समय करीब 10 लोग दूर से वहां आ गए। जब उन्होंने लोगों के इस समूह को देखा तो प्रेमजीत नंदा की बोलती अचानक बंद हो गई और उनकी आंखों में भय की झलक दिखाई दी। न केवल वह, बल्कि पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के 2 उप अलायंस प्रमुख साहिल बाजवा और रवि भंडारी भी इस समूह को देखकर भयभीत दिखे। परिवार प्रमुख वांग, परिवार प्रमुख वो, आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? रवि भंडारी ने समूह का नेतृत्व कर रहे 2 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्तियों को सावधानीपूर्वक संबोधित किया। उनमें से एक ने ठंडी खींचकर कहा, अगर मैं नहीं आया होता तो क्या मुझे अपने वांग परिवार से निपटने के लिए उन पागलों के साथ सेना में शामिल होने के लिए आपके पूर्वी सागर मार्शल एलायंस का इंतजार करना पड़ता? वो परिवार का मुखिया भी उदास चेहरे से उन तीनों को देख रहा था, उसका भाव काफी अप्रिय था। रवि भंडारी ने अपना माथा पोंछा, जिस पर पसीना नहीं था, और तुरंत कहा, परिवार प्रमुख वांग, आपने गलत समझा है। मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता, तो मैं वांग परिवार के खिलाफ जाने में उनका साथ कैसे दे सकता हूँ? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वांग परिवार का प्रबंधक तुरंत बाहर आया और ठंडे स्वर में बोला, रवि भंडारी, दिखावा बंद करो। मैंने अभी अभी आप तीनों को निजी कमरे में उनके साथ हंसते और बातें करते हुए देखा। वांग परिवार के प्रबंधक की फटकार का सामना करते हुए रवि भंडारी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उनकी आंखों में क्रोध उमड़ आया, लेकिन अंततः उन्होंने असहाय होकर अपने क्रोध को दबा लिया। पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के प्रतिष्ठित उप अलायंस प्रमुख रवि भंडारी को अब वांग परिवार के एक प्रबंधक द्वारा डांटा जा रहा था और फिर भी उन्होंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। इससे पता चला कि पूर्वी सागर मार्शल एलायंस पूर्वी गठबंधन का सामना करते समय कितना कमजोर था। ये सच है या नहीं, इसका निर्णय करना आप तीनों पर निर्भर नहीं है। चूंकि आप सभी यहाँ हैं, इसलिए जाने की कोई जल्दी नहीं है। हमारे साथ अंदर आइए, मैं आपको एक अच्छा शो देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ, परिवार के मुखिया वू ने उदास भाव से कहा। प्रेमजीत नंदा और अन्य 2 लोगों ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की और वे सभी के पीछे ईमानदारी से चलकर निजी कमरे में पुनः प्रवेश कर सके। सभी के निजी कमरे में प्रवेश करने के बाद वांग परिवार के मुखिया ने तुरंत आदेश दिया, सभी कैमरे उतार दो। हाँ, परिवार का मुखिया एम्पायर पर नए अध्याय पढ़ें। तुरंत ही वो परिवार के एक शक्तिशाली सदस्य ने प्रतिक्रिया दी और निजी कमरे में लगे कैमरों को हटाना शुरू कर दिया। इस बीच ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग सोफे पर बैठकर शराब पी रहे थे, मानो उन्होंने परिवार के मुखिया वांग और अन्य लोगों के आने पर ध्यान ही नहीं दिया हो। इन लोगों के निजी कमरे में प्रवेश करने से बहुत पहले ही ध्रुव मल्होत्रा को उनके आगमन का आभास हो गया था।
इस समूह में सबसे शक्तिशाली केवल 6 ग्रैंड मास्टर थे, ताकत का वह स्तर जिसे ध्रुव मल्होत्रा अपने हाथ के एक झटके से खत्म कर सकते थे। ऐसे समूह का सामना करते हुए ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से शांत थे। जब उनके अधीनस्थ निजी कमरे में लगे कैमरों को हटा रहे थे, तो फैमिली हेड वांग और अन्य लोगों ने कोई कदम उठाने की जल्दबाजी नहीं की और केवल ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों को खतरनाक नजरों से देखते रहे। कुछ ही देर में निजी कमरे के सभी कैमरे हटा दिए गए। क्या तुम ही थे जिन्होंने कल रात मेरे बेटे का हाथ काट दिया था? जिसने भी ये किया है, तुरंत सामने आओ। परिवार के मुखिया वांग ने ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों की ओर ठंडे भाव से देखा और ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने यह बात कही, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ध्रुव मल्होत्रा और बाकी लोग शराब पीते रहे। उन्होंने फैमिली हेड वांग और उनके साथियों की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। हमारे परिवार के मुखिया आपसे बात कर रहे हैं, क्या आप सभी बहरे या गूंगे हैं? वांग परिवार का प्रबंधक तुरंत आगे बढ़ा और गुस्से से चिल्लाया। करण मल्होत्रा ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। करण मल्होत्रा की निगाहें देखकर वांग परिवार का प्रबंधक तुरंत कांप उठा। उसकी आंखों में डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। होटल में करण मल्होत्रा का उग्र व्यवहार उसके दिल में गहराई से अंकित हो गया था, और अब करण मल्होत्रा जैसे उग्र व्यक्ति के सामने वह अपनी अहंकारिता जारी रखने की हिम्मत नहीं कर सका। दरवाजा बंद कर लो, किसी को अंदर मत आने दो, परिवार के मुखिया वू ने आदेश दिया। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वो परिवार के एक ताकतवर सदस्य ने तुरंत निजी कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसे अंदर से बंद कर दिया। निजी कमरे में 1 दर्जन से अधिक लोगों के खड़े होने से मूलतः विशाल कमरा अचानक तंग लगने लगा। अध्याय 156 कार्रवाई करें। फिर भी ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग पूरी तरह से अविचलित रहे, बस चुपचाप सोफे पर बैठे रहे। उनकी निगाहें वांग और वो परिवारों के लोगों का निरीक्षण कर रही थीं। कल रात की गलती हमारी तरफ से नहीं थी। हमें यहाँ परेशान करने के बजाय आप दोनों घर जाकर अपने बेटों को सही तरीके से व्यवहार करना सिखाएं। कल रात हम पहाड़ी सड़क पर सामान्य रूप से गाड़ी चला रहे थे, तभी आपके बेटे कुछ लोगों के साथ रेस लगा रहे थे और लगभग हमसे टकरा गए। इसके बाद उन्होंने अहंकारपूर्वक हम सभी को मार डालने और हमारे शवों को खड्ड में फेंकने की धमकी दी। हमें आत्मरक्षा में लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब आपके 2 परिवार इतने सारे लोगों के साथ यहाँ आए हैं। क्या आप वह सब खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके बेटे कल रात नहीं कर पाए? इस तरह से काम करके आप लॉन कंट्री के कानूनों को कहाँ रखते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ईस्टर्न सिटी में कोई भी आपके 2 परिवारों का प्रबंधन नहीं कर सकता? ध्रुव मल्होत्रा ने अपना ड्रिंक पिया और फैमिली हेड वांग और फैमिली हेड वो की ओर देखते हुए सख्ती से कहा। ये सुनकर परिवार के मुखिया वांग और परिवार के मुखिया वू ने न केवल चिंता का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने अपने हाथों को अपनी कमर पर रख लिया और जोर से हंस पड़े। हमारे 2 परिवारों का प्रबंधन करने की हिम्मत! पूर्वी शहर की तो बात ही छोड़िए, पूरे पूर्वी समुद्र के पार भी कौन हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेगा? परिवार के मुखिया वांग ने उग्र भाव से घोषणा की। एम्पायर पर विशेष अध्याय पढ़ें। परिवार के मुखिया वू ने तुरंत कहा। आप प्रेमजीत नंदा और अन्य 2 को बुलाने में सक्षम थे, इसलिए आपका कुछ दर्जा होना चाहिए। ये संयोग ही है कि पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के 3 उच्च पदस्थ सदस्य यहाँ मौजूद हैं। आप उनसे स्वयं क्यों नहीं पूछते कि क्या वे हमारे 2 परिवारों के कामकाज को नियंत्रित करने का साहस रखते हैं? बोलते समय परिवार के मुखिया वू ने प्रेमजीत नंदा और अन्य 2 लोगों की ओर देखा। उनकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। परिवार के मुखिया वू की यह नज़र देखकर प्रेमजीत नंदा और अन्य लोग तुरंत कांप उठे। उनकी आंखों में भय झलकने लगा। पूर्वी सागर मार्शल एलायंस में उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें वास्तव में 2 परिवारों के मुखियाओं से डरने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि पूर्वी शहर में कौन नहीं जानता कि वांग और वो परिवारों को पूर्वी गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। पूर्वी गठबंधन एक ऐसी इकाई है जिसे पूर्वी समुद्री मार्शल गठबंधन भी नहीं उकसा सकता। यद्यपि प्रेमजीत नंदा और अन्य लोग पूर्वी समुद्री मार्शल गठबंधन के उच्च पदस्थ सदस्य हैं, फिर भी वे पूर्वी गठबंधन को अपमानित करने का साहस नहीं कर सकते। पूर्वी गठबंधन की शक्ति मार्शल गठबंधन की तुलना में कहीं अधिक है। दोनों परिवार के मुखियाओं को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम तीनों तो बस वहां से गुजर रहे थे और हमारा इन लोगों से कोई संबंध नहीं है। आप उनके साथ जो भी करना चाहें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मोटे आदमी रवि भंडारी ने तुरंत कहा। बगल में खड़े साहिल बाजवा ने भी व्यंग्य करते हुए कहा, इन अज्ञानी मूर्खों ने यंग मास्टर वांग की बांह काटने का दुस्साहस किया और स्वाभाविक रूप से उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोनों परिवार के मुखिया ऐसे व्यवहार करें जैसे कि हम मौजूद ही नहीं हैं। यहाँ जो कुछ भी हो, हम निश्चित रूप से हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। हालांकि एक तरफ खड़े प्रेमजीत नंदा ने कुछ नहीं कहा,
लेकिन उनकी आंखों और हाव भाव से निस्संदेह पता चल रहा था कि उनके विचार रवि भंडारी और साहिल बाजवा से अलग नहीं थे। तीनों व्यक्तियों को इस तरह से व्यवहार करते देख परिवार के मुखिया वांग और परिवार के मुखिया वो एक बार फिर जोर से हंस पड़े। हा, क्या तुमने ये देखा? पूर्वी शहर में वांग और वो परिवारों की स्थिति, आप जैसे बाहरी लोग इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? अब जब आपका एकमात्र सहारा पूर्वी सागर मार्शल एलायंस हमारे परिवारों से निपटने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? परिवार के मुखिया वांग ने हंसते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। परिवार के मुखिया वो हालांकि चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव था जो बहुत कुछ कह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ध्रुव मल्होत्रा और निजी कमरे में बैठे अन्य लोग उनकी नज़रों में उल्लेख के लायक ही नहीं थे, वे चींटियों की तरह थे जिन्हें वे जब चाहें कुचल सकते थे। इस समय वांग परिवार के लोगों के बीच खड़े यंग मास्टर वांग भी उदास स्वर में बोल रहे थे, पिताजी, वह युवती काफी सुंदर है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके आदमी बाद में उसे नुकसान न पहुंचाएं। अच्छा, तुम्हारे पिता समझते हैं कि तुम क्या चाहते हो? हा। परिवार के मुखिया वांग ने बोलते समय बेतहाशा हंसते हुए सिर हिलाया। युवा मास्टर वांग की बातें सुनकर ध्रुव मल्होत्रा की आंखें अचानक केंद्रित हो गईं और उनमें हत्या करने का स्पष्ट इरादा चमक उठा। और जो लोग प्रभारी हैं उन्हें बिना किसी दया के मार डालो, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। ये सुनते ही करण मल्होत्रा और अन्य लोग, जो पहले से ही अपनी बेचैन हत्या की मंशा को दबा रहे थे, तुरंत खड़े हो गए। 7 महान ग्रैंडमास्टरों की नजरें वांग और वो परिवार के सदस्यों पर टिकी थीं। करण मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी भाभी का अपमान करने की हिम्मत की, तुम 1000 मौत मरने के लायक हो। इतना कहने के बाद करण मल्होत्रा ने मोर्चा संभाला और सीधे वांग शाओ पर हमला कर दिया, जो वांग परिवार के सदस्यों के बीच खड़ा था। घमंडी मूर्ख! करण मल्होत्रा को वांग शाओ पर हमला करते देख वांग परिवार का एक ग्रैंड मास्टर तुरंत करण मल्होत्रा के सामने आया और ठंडे स्वर में बोला। किसी को अपना रास्ता रोकते देख करण मल्होत्रा के मुंह पर एक भयानक मुस्कान आ गई। ये महज ग्रैंड मास्टर चींटियां हैं जो मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कर रही हैं। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, करण मल्होत्रा ने जोरदार मुक्का मारा जो सीधे ग्रैंड मास्टर की छाती पर लगा। टकराना! पसलियों के टूटने की आवाज के साथ एक दबी हुई आवाज तुरंत फूट पड़ी। जिस किसी ने भी यह आवाज सुनी, उसके चेहरे पर भाव बदल गए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, वांग परिवार का ग्रैंड मास्टर पहले ही टूटी डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ रहा था और वांग परिवार के कई सदस्यों को गिरा चुका था। और करण मल्होत्रा पहले ही वांग शाओ के सामने आ चुके थे। अपने सामने विशालकाय करण मल्होत्रा को देखकर वांग शाओ की आंखें तुरंत भय से भर गईं। करण मल्होत्रा के शरीर से वांग शाओ को घेरने वाली एक तीव्र हत्या की भावना निकली, जिससे वांग शाओ का शरीर कांप उठा और वह करण मल्होत्रा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वांग शाओ चाहे जो भी सोच रहा हो, वह करण मल्होत्रा की हरकतों को रोक नहीं सका। वांग शाओ के डर की पराकाष्ठा पर करण मल्होत्रा के बड़े हाथ ने पहले ही उसकी गर्दन पकड़ ली थी और उसे जमीन से उठा लिया था। करण मल्होत्रा की आंखें काली और भयावह थीं जब वह अपने हाथ में पकड़े वांग शाओ को घूर रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरी भाभी को शर्मिंदा करने वाले तरीके से बोलने की हिम्मत करना, ऐसा करने वाला तुम पहले व्यक्ति हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सम्मानजनक तरीके से मरने दूंगा। मैं आश्वासन देता हूं कि तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे अपने साहस का मेरा सम्मान समझो। ये देखकर पास में मौजूद वांग परिवार का मुखिया क्रोधित हो गया और चिल्लाया, हमला! तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अगर मेरा बेटा मर जाता है तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को उसके साथ दफना दिया जाए। ये सुनते ही वांग परिवार के ताकतवर लोग तुरंत हरकत में आ गए और सीधे करण मल्होत्रा की ओर बढ़ गए। लेकिन इससे पहले कि वे करण मल्होत्रा तक पहुंच पाते, विक्रम सिंह और आसपास मौजूद अन्य लोग पहले ही वहां पहुंच चुके थे। बैंग बैंग बैंग! ग्रैंडमास्टर स्तर पर सबसे मजबूत समूह का सामना करने से विक्रम सिंह और अन्य लोगों के लिए कोई कठिनाई नहीं हुई। पलक झपकते ही वांग परिवार के सभी सदस्य उड़कर जमीन पर गिर पड़े और दर्दनाक चीखें निकालने लगे। ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से वांग और वो परिवार के सदस्यों को देखा, फिर रोशनी वर्मा का हाथ पकड़ा और निजी कमरे से बाहर चले गए। टकराना! जैसे ही ध्रुव मल्होत्रा के पीछे निजी कमरे का दरवाजा बंद हुआ, अंदर से दर्दनाक चीखें आने लगीं। निजी कमरे के अंदर कत्लेआम चल रहा था। अध्याय 157 4 गठबंधन पदानुक्रम कमरे से खून की तेज गंध आई, जिससे ध्रुव मल्होत्रा ने अनजाने में ही नाक सिकोड़ ली और रोशनी वर्मा के मुंह और नाक को अपने हाथ से ढक दिया। वह नहीं चाहता था कि यह निर्दोष स्त्री, जो स्वर्गिक पर्वतों के हिमकमल के समान पवित्र है, इन बातों से कलंकित हो। इसके बाद करण मल्होत्रा और बाकी लोग निजी कमरे से बाहर चले गए। पहले जो जानलेवा आभा उन पर छाई हुई थी,
वह गायब हो गई थी, उसकी जगह सिर्फ तिरस्कार भरी नजरें थीं। करण मल्होत्रा और उनके समूह के पीछे प्रेमजीत नंदा और उनके दो साथी भी सामने आए, उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। वे नीचे देख रहे थे और करण मल्होत्रा और उनके बगल में खड़े अन्य लोगों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। महाराज, हमें मार्शल एलायंस के इन 3 बेकार लोगों से कैसे निपटना चाहिए? क्या हमें उन्हें भी मार देना चाहिए? करण मल्होत्रा ने पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा, हल्के से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने प्रेमजीत नंदा और उनके 2 साथियों की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा, 2 दिन में मैं स्वयं पूर्वी सागर मार्शल एलायंस की यात्रा करूंगा। इतना कहकर ध्रुव मल्होत्रा ने रोशनी वर्मा का हाथ पकड़ा और बार से बाहर जाने के लिए मुड़े। विक्रम सिंह और बाकी लोगों ने भी तुरंत इसका अनुसरण किया। करण मल्होत्रा ने प्रेमजीत नंदा और उसके दोनों साथियों की ओर ठंडी नजर से देखा और ठंडे स्वर में कहा, आपको खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि भगवान पहले से कहीं ज्यादा दयालु हैं। करण मल्होत्रा की बात सुनकर प्रेमजीत नंदा और अन्य 2 लोग कांप उठे। पीछे आ रहे समर जोशी ने अपने बचपन के साथियों को अब असभ्य व्यापारियों की तरह व्यवहार करते हुए देखा और हल्की सी आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। भाई ताइजू, हम दोनों भाइयों की तरह साथ साथ बड़े हुए हैं। बस मुझे बताओ, वह व्यक्ति वास्तव में कौन है? प्रेमजीत नंदा ने समर जोशी की बांह पकड़ ली और सख्त आवाज में पूछा। ये सुनकर साहिल बाजवा और रवि भंडारी ने भी समर जोशी की ओर देखा। एक व्यक्ति जो इतने शक्तिशाली व्यक्तियों को आदेश दे सकता था, वह संभवतः कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं भगवान की पहचान उजागर करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पिछले रिश्ते को देखते हुए मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि आपकी स्थिति यह जानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि स्वामी कौन है। मैं बस इतना ही कहूंगा, हम 2 दिन में मार्शल एलायंस में आपसे मिलेंगे। समर जोशी ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। भाषण समाप्त करने के बाद उन्होंने प्रेमजीत नंदा के जवाब का इंतजार नहीं किया और तेजी से ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों के पास पहुंच गए। ध्रुव मल्होत्रा और उनके समूह को जाते देख प्रेमजीत नंदा और अन्य 2 लोगों के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। आखिर ये लोग कौन हैं जो पूर्वी शहर में इतना बेलगाम काम करने की हिम्मत कर रहे हैं? क्या उन्हें यह डर नहीं है कि वांग और वो परिवारों के लोगों की हत्या करने से पूर्वी गठबंधन की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाएगी? साहिल बाजवा ने गहरी आंखों से कहा। रवि भंडारी ने कहा, इन अहंकारी लोगों को शायद यह एहसास नहीं है कि उन्होंने जिस इकाई को उकसाया है उसकी विशालता क्या है। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि कुछ योग्य अधीनस्थों के साथ वे पूर्वी शहर में जो चाहें कर सकते हैं? जब वांग और वो परिवारों के साथ जो कुछ हुआ उसकी खबर पूर्वी गठबंधन के लोगों तक पहुंचेगी तो उनके लिए मौत ही एकमात्र परिणाम होगी। साहिल बाजवा ने सिर हिलाया और घृणा से बोले, वे 2 दिन में हमारे मार्शल एलायंस में जाने की सोच रहे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वे उन 2 दिनों को देखने के लिए जीवित भी रहेंगे। चलो, हम कोई दूसरा निजी कमरा खोज लेंगे और शराब पीना जारी रखेंगे। इन लोगों की परवाह नहीं करेंगे जो अपनी मौत चाहते हैं। बिना कुछ और कहे प्रेमजीत नंदा अन्य 2 लोगों के पीछे चले गए और एक अन्य निजी कमरा ढूंढ लिया। ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों के जाने के कुछ ही देर बाद 3 रोल्स रॉयस गाड़ियां हेवनली साउंड बार की ओर तेजी से बढ़ीं और उसके सामने रुक गईं। हेवनली साउंड बार के मालिक सुरेश डालमिया भी बार की ऊपरी मंजिल से नीचे आए और उस आदमी के हाथ से माइक्रोफोन छीनने के लिए मंच पर पहुंचे। फिर घबराए हुए चेहरे के साथ वह दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारे पास 1 मिनट है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो हेवनली साउंड बार तुरंत छोड़ दो। डांस फ्लोर पर पागलों की तरह नाच रही भीड़ को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंच पर उस आदमी को देखा और उसकी पहचान की, वे उन्माद में हेवनली साउंड बार के निकास द्वार की ओर भाग गए। सुरेश डालमिया पूर्वी शहर में सबसे बड़ा बार चलाने में सक्षम थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। जब सभी दर्शक चले गए तो सुरेश डालमिया ने जल्दी से हेवनली साउंड के सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। फिर उसने जल्दी से कहा, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्वागत करने के लिए मेरे पीछे बाहर आओ। सुरेश डालमिया की बातें सुनकर हेवनली साउंड बार के सभी कर्मचारी असमंजस में पड़ गए। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा जो अपने बॉस से ग्राहकों और व्यवसाय की इस हद तक उपेक्षा करवा सकता है? अपने दिल की जिज्ञासा को दबाते हुए वे सुरेश डालमिया के पीछे पीछे हेवनली साउंड बार के सामने तक चले गए। हेवनली साउंड बार के कर्मचारी 2 पंक्तियों में खड़े होकर सम्मानपूर्वक चेहरे बनाए हुए उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसका उल्लेख सुरेश डालमिया ने किया था। उसी समय उन 3 रोल्स रॉयस कारों के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। पहली 2 गाड़ियों से 8 हृष्ट-पुष्ट पुरुष निकले और हालांकि उन्होंने काले रंग के सूट पहने हुए थे, फिर भी उनके शरीर की उभरी हुई मांसपेशियां छिप नहीं सकीं। जहाज से उतरते ही इन 8 ने बीच वाली रोल्स रॉयस को घेर लिया। प्रत्येक ने अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा।
सबकी निगाहों के सामने बीच वाली रोल्स रॉयस का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और काले रंग का सूट पहने 40 साल का एक आदमी कार से बाहर निकला। जब यह आदमी सबके सामने आया तो अनजाने में ही हर सांस की गति आधी हो गई। सुरेश डालमिया तुरंत घबराहट में उस अधेड़ व्यक्ति के पास दौड़े और विनम्रतापूर्वक बोले, सुरेश डालमिया चौथे गठबंधन के आगमन का स्वागत करते हैं। चौथे अलायंस ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा और अकेले ही हेवनली साउंड बार में चला गया। जब वह वहां से गुजरा तो हेवनली साउंड बार के कर्मचारियों ने अनजाने में अपनी सांस रोक ली, मानो इस आदमी के सामने सांस लेना एक तरह का अपवित्रीकरण था। ये देखकर सुरेश डालमिया भी तेजी से उनके पीछे चले गए। उनका माथा पहले से ही ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके बार में क्या हुआ था और चौथा अलायंस अचानक हेवनली साउंड बार में क्यों आया था। समूह बिना किसी रुकावट के सीधे उस निजी कमरे की ओर बढ़ गया जहां ध्रुव मल्होत्रा और उनकी कंपनी पहले भी गई थी। कमरे के बाहर चौथे गठबंधन ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या कोई और भी इस कमरे में आया है? नहीं, चौथा गठबंधन। सुरेश डालमिया ने जल्दी से अपने माथे से पसीना पोंछा, उनकी आवाज कांप रही थी। आप सब लोग यहाँ पहरा दें, मेरे बाहर आने से पहले किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इसके साथ ही चौथे गठबंधन ने निजी कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, कमरे से खून की गंध फैल गई जो तुरंत पूरे गलियारे में फैल गई। खून की तीव्र गंध से सभी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ मिनट बाद चौथा गठबंधन निजी कमरे से बाहर चला गया। महाराज, आपको मेरे वो परिवार के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए और उस वान परिवार के लिए भी। एक बुजुर्ग जो गृहस्वामी जैसा दिख रहा था घबराए हुए चेहरे के साथ चौथे गठबंधन की ओर दौड़ा। बोलते समय उसकी सांस फूल रही थी। चौथे गठबंधन ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से पूछा, आप कौन हैं? मैं वो परिवार का देखभाल करता हूँ, बड़े ने कहा। अध्याय 158 आदेश पारित करना। उन्होंने गंभीरता से कहा, वो और वांग परिवार हर साल हमारे पूर्वी गठबंधन को श्रद्धांजलि देते हैं और अब जब वे मारे गए हैं तो हमारा पूर्वी गठबंधन निश्चित रूप से उनसे बदला लेने के लिए कार्रवाई करेगा। जैसे ही उनके शब्द निकले, एलायंस हाईरॉक ध्रुव मल्होत्रा के पीछे चल रहे काले कपड़े पहने अंगरक्षक ने गंभीरता से पूछा, सर अंदर क्या स्थिति है? हे, जिन्होंने ये कदम उठाया है वे कमजोर नहीं हैं, कम से कम एक महान ग्रैंड मास्टर तो हैं, और शायद सिर्फ एक ही नहीं। एलायंस हाईरॉक ध्रुव मल्होत्रा ने व्यंग्य किया और फिर आगे कहा, निजी कमरे में 16 लोग थे, उनमें से 8 ग्रैंड मास्टर थे। इन 8 ग्रैंड मास्टरों में से एक को छोड़कर शेष 7 एक साथ मारे गए। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक को एक ही वार में मार दिया गया और वह भी बिना किसी प्रतिरोध के। ये सुनकर एलायंस हाईरॉक ध्रुव मल्होत्रा के साथ आए 8 काले कपड़े पहने अंगरक्षकों की सांसें थम गईं। स्वयं ग्रैंडमास्टर होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि एक ग्रैंडमास्टर कितना शक्तिशाली हो सकता है। फिर भी उनकी तरह ग्रैंडमास्टर्स मरने वाले पहले व्यक्ति को छोड़कर शेष 7 सभी एक ही समय में तुरंत मारे गए। ऐसा भयानक कारनामा केवल एक महान ग्रैंडमास्टर ही कर सकता था, और एक ही समय में 7 ग्रैंडमास्टर्स को मारने का मतलब शायद ये था, जैसा कि एलायंस हाईरॉक ध्रुव मल्होत्रा ने कहा था, कि इसमें एक से अधिक ग्रेट ग्रैंडमास्टर्स शामिल थे। एलायंस के अध्यक्ष ध्रुव मल्होत्रा ने सुरेश डालमिया को हाथ हिलाकर बधाई दी। ये देखकर सुरेश डालमिया का शरीर कांप उठा और वे तुरंत दौड़कर एलायंस हाईरॉक ध्रुव मल्होत्रा के पास पहुंचे और सम्मानपूर्वक बोले, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके पास क्या आदेश हैं, सर? आपके हेवनली साउंड बार में इतने सारे लोग मर गए, इस समय आपके ऊपर एक अपरिहार्य जिम्मेदारी है। एलायंस हाईरॉक ध्रुव मल्होत्रा ने उनकी ओर देखा और फिर कहा, मैं आपको इसके बाद की स्थिति से निपटने के लिए 2 घंटे का समय देता हूं, उसके बाद कोई आपकी जान लेने आएगा। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो आप इन 2 घंटों के भीतर ईस्ट सिटी से भागने की कोशिश भी कर सकते हैं। इतना कहकर एलायंस हाईरॉक ध्रुव मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ हेवनली साउंड बार से चले गए। तथापि सुरेश डालमिया एक अस्थिविहीन प्राणी की तरह कीचड़ के गड्ढे की तरह जमीन पर गिर पड़े। पूर्वी सागर के क्षेत्र में जिसे पूर्वी गठबंधन मरना चाहता है, वह कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। इसके अलावा जो सुरेश डालमिया को मारना चाहता था वह ईस्ट एलायंस का एलायंस पदानुक्रम था। एलायंस हाईरॉक ध्रुव मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ हेवनली साउंड बार से चले गए। कार में बैठने से ठीक पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक एलायंस हाईरॉक ध्रुव मल्होत्रा की ओर दौड़ा। 8 काले कपड़े पहने अंगरक्षक जो लगातार एलायंस हाईरॉक ध्रुव मल्होत्रा का पीछा कर रहे थे, तुरंत आगे बढ़े और बुजुर्ग व्यक्ति को रोकने के लिए तैयार हो गए। पीछे हटो, क्या तुम हमारे पूर्वी गठबंधन के प्रबंधक को अब पहचान नहीं पाते? आपका सफर एम्पायर पर जारी है, एलायंस हाईरॉक ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर 8 अंगरक्षक कांप उठे और तुरंत एक तरफ हट गए।
बुजुर्ग व्यक्ति ने उनकी ओर अप्रसन्नता से देखा और फिर सम्मानजनक व्यवहार करते हुए अलायंस हाई रॉक ध्रुव मल्होत्रा से कहा, सर, उन लोगों का पता साफ हो गया है। इस समय वे ईस्ट सिटी होटल में वापस आ गए हैं। क्या आप उन चोरों से हिसाब चुकता करने के लिए सीधे वहां जाने का इरादा रखते हैं? एलायंस के प्रमुख ध्रुव मल्होत्रा ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, फिर कहा, क्या जब ये सब हुआ तब ईस्टर्न मार्शल एलायंस के सदस्य भी वहां मौजूद थे? जी श्रीमान। बुजुर्ग व्यक्ति ने तुरंत सिर हिलाया और आगे कहा, उस समय प्रेमजीत नंदा, रवि भंडारी और साहिल बाजवा सभी वहां मौजूद थे। ये सुनकर एलायंस हाई रॉक ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में अशुभता की झलक दिखाई दी। उसने ठंडे स्वर में कहा, हम पूर्वी मार्शल एलायंस की पहुंच लंबी और लंबी होती जा रही है। वे हमारे पूर्वी गठबंधन के मामलों में भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया है जब से हमने पूर्वी मार्शल गठबंधन को कुछ रंग दिखाए हैं और उन्हें हमारे पूर्वी गठबंधन की ताकत की याद दिलाई है। ईस्ट सिटी होटल जाओ, उन लोगों से कहो कि मैं मार्शल एलायंस में उनका इंतजार कर रहा हूं। बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ चिंतित होकर कहा, साहब, वे चोर कमजोर नहीं हैं और आप अकेले। क्यों न हम पहले इस मामले के बारे में एलायंस हाई रॉक को सूचित करें। इस तरह आप, चौथे नेता, किसी भी खतरे का सामना नहीं करेंगे। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर चौथे नेता का चेहरा अचानक काला पड़ गया तथा एक भयावह आभा उसके चेहरे से फूट पड़ी। उसने बूढ़े आदमी को ठंडी निगाहों से देखा और गहरी आवाज में कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अकेला उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता? नहीं, बस इतना ही नहीं। चौथे नेता, आपकी युद्ध कौशल क्षमता बेजोड़ है और अब आप एक महान ग्रैंड मास्टर के शिखर पर हैं। पूरे पूर्वी सागर में एलायंस हाईरार्क और अन्य दो के अलावा आपका प्रतिद्वंद्वी और कौन हो सकता है? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा। चौथे नेता ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और कहा, मेरे बड़े भाइयों ने कई वर्षों से पूर्वी गठबंधन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है और इस तुच्छ मामले से उन्हें परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो बस चींटियों का एक झुंड हैं। मैं अकेला ही उन सभी को पूर्वी शहर में रखने के लिए पर्याप्त हूँ। इतना कहकर चौथा नेता कार में बैठ गया। 8 काले कपड़े पहने अंगरक्षक भी तेजी से कारों में सवार हो गए और जब तीनों गाड़ियां तेजी से चली गईं, तो बूढ़े व्यक्ति ने हल्की सी आह भरी, उसके चेहरे पर बेबसी के भाव उभर आए। इसके बाद वह ईस्टर्न सिटी होटल भी गए। उस समय ईस्टर्न सिटी होटल में रोशनी वर्मा आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट चुकी थी, जबकि ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग विक्रम सिंह के कमरे में इकट्ठे थे। महाराज, चूंकि हमने आज रात वांग और वो परिवारों के बहुत से लोगों को मार डाला है, इसलिए मुझे डर है कि पूर्वी गठबंधन चुप नहीं बैठेगा, समर जोशी ने गहरी आवाज में कहा। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, पूर्वी सागर में ईस्टर्न अलायंस के प्रभाव को देखते हुए वे शायद आधे घंटे के भीतर पता लगा लेंगे कि हेवनली साउंड बार में क्या हुआ था और वे हमें खोजने के लिए किसी को भेज देंगे। ध्रुव मल्होत्रा की बातें सुनकर सभी की भौहें उठ गईं। करण मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, वे लोग सिर्फ भीड़ हैं, देश और लोगों के लिए अभिशाप हैं। अगर उन्होंने यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं व्यक्तिगत रूप से उन सभी को नरक में भेज दूंगा। धप धप धप। तभी अचानक खटखटाहट की आवाज गूंजी। विक्रम सिंह की भौहें उठ गईं जब उसने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा। ध्रुव मल्होत्रा के सिर हिलाने के बाद विक्रम सिंह उठे और दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो पूर्वी गठबंधन का प्रबंधक था। आप कौन हैं? विक्रम सिंह ने अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए थोड़ा झुककर कहा, मैं पूर्वी गठबंधन का प्रबंधक हूं। मैं हमारे चौथे नेता के आदेश पर आपको एक मामले की जानकारी देने आया हूं। अंदर आओ और बोलो। कमरे के अंदर से ध्रुव मल्होत्रा की आवाज आई। इसके बाद विक्रम सिंह ने उस बूढ़े व्यक्ति को कमरे में बुलाया। लंबे, शक्तिशाली पुरुषों से भरे कमरे को देखकर बूढ़े आदमी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इस समूह के लोगों से निपटना आसान होगा। इससे पहले हेवनली साउंड बार में इन लोगों ने वांग और वो परिवारों के कई लोगों को मामूली मतभेद पर मार डाला था। अगर उनके मन में उसके खिलाफ हत्या के इरादे थे तो ईस्टर्न अलायंस का प्रबंधक होने से क्या फायदा होगा। मैं यहाँ एक संदेश देने आया हूँ, तुम मुझ पर हाथ मत उठाना। बूढ़े आदमी ने ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों की ओर सावधानी से देखते हुए कहा। करण मल्होत्रा की भौहें तन गईं और उन्होंने सख्ती से कहा, बात को घुमाना बंद करो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, अगर तुम्हें कुछ घोषित करना है तो घोषित करो। हाँ हाँ हाँ, मैं पूर्वी गठबंधन के हमारे चौथे नेता के आदेश पर आप सभी को एक मामले की जानकारी देने के लिए यहाँ आया हूँ, बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा, फिर आगे बोला, पूर्वी गठबंधन का हमारा चौथा नेता मार्शल अलायंस में आपका इंतजार कर रहा है। अध्याय 159 अध्याय नियुक्ति में भाग लेना। ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा।
बुजुर्ग ने तुरंत सिर हिलाया और जल्दी से बोला, समझ गया, चूंकि संदेश पहुंचा दिया गया है, इसलिए मुझे विदा लेनी चाहिए। इतना कहकर वह बुजुर्ग बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर घबराहट का भाव ऐसा था मानो कमरे में कोई खूंखार जानवर है जो अपना शिकार चुन रहा है और यदि उसके कदम थोड़े भी धीमे होते तो वह जानवर उसे तुरंत खा जाता। ये पूर्वी गठबंधन कुछ खास नहीं है। पूर्वी गठबंधन से होना और फिर भी इतना काया और भयभीत होना क्या मजाक है, करण मल्होत्रा ने व्यंग्य किया। अन्य लोगों के चेहरों पर भी तिरस्कार के भाव थे। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, चलो चलें, देखते हैं कि पूर्वी गठबंधन का ये चौथा गठबंधन कितना दिव्य है। महाराज, चौथे गठबंधन ने मार्शल एलायंस में बैठक का स्थान तय कर दिया है। वह संभवतः मार्शल एलायंस का उपयोग करके अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहा है, समर जोशी ने गंभीरता से कहा। ध्रुव मल्होत्रा के कुछ बोलने से पहले ही करण मल्होत्रा ने उपहास करते हुए कहा, अपना वजन इधर उधर फेंको। एक बार हम मार्शल एलायंस में पहुंच जाएं, तो मैं उनके सारे घोड़े उखाड़ दूंगा। इस टिप्पणी पर विक्रम सिंह और अन्य सभी लोग प्रसन्नता से झूम उठे। इसके बाद समूह ईस्टर्न सिटी होटल से निकलकर सीधे मार्शल एलायंस की ओर बढ़ गया। जहां तक रोशनी वर्मा का सवाल है, वह पहले ही सो चुकी थी और स्वाभाविक रूप से ध्रुव मल्होत्रा उसे जगाने नहीं गए। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, फिर भी पूर्वी सागर में मार्शल एलायंस का मुख्यालय अभी भी जगमगा रहा था। empirewebnoel.com के माध्यम से अपडेट पूर्वी शहर में मार्शल एलायंस के सभी उच्च स्तरीय सदस्य पहले ही मुख्यालय में वापस आ चुके थे, जहां सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। मार्शल एलायंस के काउंसिल हॉल में चौथा एलायंस मुख्य सीट पर प्रभावशाली ढंग से बैठा था तथा हॉल में मार्शल एलायंस के सदस्यों को घृणा भरी नजरों से देख रहा था। ये सीट, जो मार्शल एलायंस के एलायंस हाई रॉक की होनी चाहिए थी, अब पूर्वी एलायंस के चौथे एलायंस द्वारा कब्जा कर ली गई थी, जैसे कोयल घोंसले पर कब्जा कर लेती है। हालांकि हॉल मार्शल एलायंस के उच्च अधिकारियों से भरा हुआ था, फिर भी किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। सभी ने अपने सिर नीचे कर लिए। उनकी आंखों में एक अजीब भाव था, जिससे कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता था कि वे क्या सोच रहे थे। चौथे गठबंधन के बगल में एक मोटा ताजा अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो कई सुनहरे आभूषणों से सुसज्जित था। पूरा व्यक्ति एक नवधनाढ्य व्यक्ति जैसा दिख रहा था। ये व्यक्ति मार्शल एलायंस का एलायंस हाई रॉक था, लेकिन एलायंस हाई रॉक के रूप में उसने एलायंस हाई रॉक जैसा कोई व्यवहार नहीं दिखाया। इस समय वह वहां खड़ा था, चौथे एलायंस की तरफ सिर हिला रहा था और झुक रहा था, यहां तक कि बोलने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। साहिल बाजवा और अन्य लोग भी मार्शल एलायंस के एलायंस हाई रॉक के पीछे खड़े थे। सभी अपने सिर झुकाए और अवाक थे, एलायंस हाई रॉक की सीट पर बैठे चौथे एलायंस को नजरअंदाज कर रहे थे। पूर्वी सागर का मार्शल एलायंस, जिसे हर बड़े और छोटे मार्शल आर्टिस्ट समूह का प्रबंधन करना चाहिए था, अब पूर्वी एलायंस के चौथे एलायंस के बगल में क्षुद्रों की तरह खड़ा था। इस दृश्य की विडंबना को शायद ही अतिरंजित किया जा सकता है। पूर्वी सागर का मार्शल एलायंस नामात्र का एक संगठन था जो विभिन्न मार्शल कलाकार समूहों का प्रबंधन करता था, लेकिन विशाल पूर्वी सागर में कौन नहीं जानता था कि पूर्वी गठबंधन ही पूर्वी सागर का असली अधिपति था। चीक टिल्ड काउंसिल हॉल के बाहर से तेज ब्रेक की आवाज आई, जिससे सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। जो बुजुर्ग ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों को सूचित करने गए थे, वे तुरंत काउंसिल हॉल में चले गए। उसने हॉल में उपस्थित मार्शल एलायंस के सभी उच्च स्तरीय सदस्यों को घृणा भरी नजरों से देखा। ईस्टर्न सिटी होटल में ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों के सामने खड़े होने के समय की तुलना में उनका व्यवहार पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति जैसा था। महाराज, आपकी आज्ञाएं पहुंच गई हैं और वे लोग आधे घंटे के भीतर यहां पहुंच जाएंगे। बुजुर्ग ने चौथे गठबंधन को हल्का सा झुककर प्रणाम किया और बोले। चौथे गठबंधन ने हल्के से सिर हिलाया और बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। बुजुर्ग तुरंत एक तरफ खड़े हो गए और काउंसिल हॉल में मार्शल एलायंस के उच्च पदस्थ सदस्यों को लापरवाही से देखने लगे। अजीत शेखावत, दरअसल मैं जानता हूं कि हेवनली साउंड बार की घटना का आपके मार्शल अलायंस से कोई लेना देना नहीं है और आपका उन लोगों से कोई संबंध नहीं है। चौथे एलायंस ने अचानक अपने बगल में बैठे मार्शल एलायंस के पदानुक्रम की ओर देखा और उदासीनता से कहा। ये सुनते ही अजीत शेखावत का मोटा शरीर थोड़ा कांप उठा। उनके चेहरे पर तुरंत चापलूसी भरा भाव दिखा और उन्होंने जल्दी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चौथे गठबंधन, आपकी अंतर्दृष्टि बहुत गहरी है। हालांकि इस मामले का आपके मार्शल एलायंस से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मैंने उनसे मिलने के लिए आपके मार्शल एलायंस को क्यों चुना? चौथे गठबंधन ने उपहास किया। अजीत शेखावत ने अपनी भौहें उठाईं और सिर हिलाकर संकेत दिया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अजीत शेखावत, हर कोई जानता है कि आप पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के प्रमुख हैं, पूर्वी सागर में उच्च और शक्तिशाली हैं।
लेकिन अब आपको देखो, एक मार्शल एलायंस हाईरार्क में जो उपस्थिति होनी चाहिए वह कहाँ है। इसके बजाय आप एक कुत्ते की तरह दिखाई देते हैं जिसने अपना घर खो दिया है। चूंकि आप अनभिज्ञ हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपके मार्शल एलायंस में उनसे मिलने का कारण मुर्गे को मारना और बंदरों को चेतावनी देना है। चौथे गठबंधन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अजीत शेखावत की ओर उसकी नज़र घृणा से भरी हुई थी और फिर उसने ठंडे स्वर में कहा। अजीत शेखावत की आंखों में गुस्सा झलक आया, लेकिन अंत में वे चुप रहे। अजीत शेखावत, अगर आपको लगता है कि आपके मार्शल एलायंस में उनकी मदद करने की ताकत है, तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। आखिरकार आपका मार्शल एलायंस ही वह संगठन है जो पूर्वी सागर में सभी मार्शल आर्टिस्ट बलों का प्रबंधन करता है, और यहाँ तक कि मेरे पूर्वी गठबंधन को भी आपके मार्शल एलायंस के आदेशों का पालन करना चाहिए। चौथे गठबंधन ने बेपरवाही से बात की। जिनक्वान की आंखों में डर की झलक दिखाई दी जब उसने जल्दबाजी में कहा, मेरी हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है क्या प्रबंधन? और इस तरह मेरी राय में पूर्वी गठबंधन को प्रबंधक का पद लेना चाहिए। जहां तक उनकी मदद करने की बात है, तो मेरे मार्शल एलायंस का उनसे कोई संबंध नहीं है, तो फिर हम उनकी मदद क्यों करें? चूंकि उन्होंने पूर्वी शहर में पूर्वी गठबंधन को अपमानित करने का साहस किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने कार्यों के लिए भुगतान करना होगा। उसके शब्द सुनकर चौथे गठबंधन ने तुरंत ही तिरस्कार से भरी हुई एक अत्यंत जंगली हंसी निकाली। तभी अचानक बाहर से 3 प्रकाश किरणें परिषद कक्ष में चमक उठीं। तीव्र प्रकाश के कारण काउंसिल हॉल में उपस्थित सभी लोगों की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इसके बाद लाइटें बंद कर दी गईं और ध्रुव मल्होत्रा और उनका समूह कार से बाहर निकलकर काउंसिल हॉल में चला गया। ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन निगाहें काउंसिल हॉल में बैठे लोगों पर घूम रही थीं, अंततः मुख्य सीट पर बैठे चौथे गठबंधन पर टिकीं। उन्होंने उदासीनता से पूछा, तो आप पूर्वी गठबंधन के चौथे पदानुक्रम हैं? वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करने और मार्शल एलायंस से मिलने के लिए आने की हिम्मत करेंगे। चौथे एलायंस ने ध्रुव मल्होत्रा पर नजरें गड़ाते हुए जवाब दिया। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने पूछा, मुझे आपसे पूछना है, हेवनली साउंड बार में वान परिवार और वो परिवार के लोग, क्या उन्हें आपने ही मारा था? ये सुनकर करण मल्होत्रा ने तुरंत ठंडे स्वर में कहा, वास्तव में मैंने ही उन्हें मारा था। आप इस बारे में क्या कर सकते हैं? आप तुच्छ पूर्वी गठबंधन के चौथे पदानुक्रम, एकमात्र स्थानीय शक्ति जो पूर्वी सागर को बुराई के दलदल में बदल रही है। आज मैं तुम्हारे पूर्वी गठबंधन को समाप्त कर दूंगा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी तरफ देखा और ये देखकर करण मल्होत्रा ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। इस पूर्वी समुद्री सैन्य गठबंधन का मुखिया कौन है? ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन आवाज तुरंत ऊंची हो गई। अजीत शेखावत ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मैं हूं। तुम क्या चाहते हो? हमारे और पूर्वी गठबंधन के बीच का मामला, क्या आपका मार्शल एलायंस वास्तव में इस पर आंखें मूंद लेना चाहता है और इसमें शामिल होने से इनकार करना चाहता है? ध्रुव मल्होत्रा ने अजीत शेखावत की ओर देखा, उनकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिख रही थी। अध्याय 160 कार्रवाई करना। वहां उपस्थित पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के कई उच्च पदस्थ सदस्यों की निगाहें अजीत शेखावत की ओर लगी हुई थीं। वे देखना चाहते थे कि एलायंस के शीर्ष नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। अजीत शेखावत ने ठंडी नाक से कहा, एक जीवन के बदले एक जीवन, एक अपरिवर्तनीय सत्य है। आप लोगों ने पूर्वी शहर में वांग और वो परिवारों के सदस्यों को मारने का साहस किया और अब आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। हमारा पूर्वी सागर मार्शल एलायंस निश्चित रूप से हथियारों की रक्षा नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि आप मदद के लिए हमारे पास आ सकते हैं, तो आपने गलत अनुमान लगाया है। इससे पहले कि ध्रुव मल्होत्रा फिर से कुछ बोल पाते, चौथे गठबंधन की अचानक आवाज आई, बस, मैं यहाँ आप सबकी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। आप कुछ लोगों, ये देखते हुए कि आप हाल के वर्षों में पूर्वी गठबंधन के मेरे क्षेत्र में परेशानी पैदा करने का साहस करने वाले पहले व्यक्ति हैं। मैं आपको अपना अंतिम बयान देने के लिए 2 मिनट का समय देता हूँ। मेरी उदारता के लिए मुझे धन्यवाद मत दीजिए। ईस्ट अलायंस हमेशा से ही कमजोरों के प्रति बहुत उदार रहा है। चौथे गठबंधन को बोलते देख अजीत शेखावत को तुरंत अपनी जगह का एहसास हो गया और वे एक तरफ हट गए। उन्होंने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और पूर्ण उदासीनता का भाव अपनाया। सम्मेलन कक्ष में पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों ने भी तमाशा देखने की मुद्रा अपना ली तथा ध्रुव मल्होत्रा और उसके समूह की ओर से हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। पूर्वी सागर मार्शल एलायंस की स्थापना पूर्वी सागर के सैन्य बलों के प्रबंधन के लिए महामहिम के आदेश से की गई थी। ये निराशाजनक है कि पिछले कुछ वर्षों में पूर्वी सागर मार्शल एलायंस, जिसे पूर्वी सागर के सैन्य बलों का प्रबंधक होना चाहिए, पर इतनी आसानी से हावी हो गया है। अक्षमों का एक समूह। क्या आप वास्तव में महामहिम के अच्छे इरादों वाले प्रयासों का सम्मान कर रहे हैं?
करण मल्होत्रा ने अप्रसन्न भाव से कहा। साम्राज्य पर रोमांच खोजे उनके शब्द सुनकर वहां उपस्थित पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के सभी उच्च पदस्थ सदस्यों के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए। हर कोई जानता है कि सभी स्थानीय मार्शल बलों का प्रबंधन करने के लिए ड्रैगन राष्ट्र में मार्शल गठबंधन स्थापित किए गए हैं। फिर भी आज पूर्वी सागर मार्शल एलायंस, जिसे पूर्वी सागर की सैन्य ताकतों का प्रबंधन करना चाहिए, ऐसी स्थिति में आ गया है। ईस्ट एलायंस का एक स्थानीय मार्शल बल सचमुच ईस्ट सी मार्शल एलायंस के प्रमुखों पर शौच और पेशाब कर रहा है, और ईस्ट सी मार्शल एलायंस के लोग एक फांक भी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए, उनकी आंखें निराशा से भरी थीं। इसे भूल जाओ, ये बेकार लोगों का समूह है जो अभी भी पूर्वी सागर की सैन्य ताकतों के प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने धीरे से आह भरी। तभी ध्रुव मल्होत्रा ने चौथे गठबंधन की ओर देखा, जो नेता की सीट पर ऊंचे स्थान पर बैठा था, और उदासीनता से बोला, हमने अपनी अंतिम बातें कह दी हैं, अब आप क्या करेंगे? क्या ऐसा है? चूंकि आपने अपना अंतिम वक्तव्य पहले ही दे दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको नरक में भेजने का समय आ गया है। चौथे गठबंधन के चेहरे पर भयंकर मुस्कान उभरी, और फिर उसने आगे कहा, हमारे पूर्वी गठबंधन की स्थापना के बाद से किसी ने भी पूर्वी सागर में हमारे लोगों के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की है। लेकिन तुमने अच्छा किया, तुमने वांग और वो परिवारों को एक साथ खत्म कर दिया। हमारे पूर्वी गठबंधन के भीतर इस अपराध के लिए तुम्हें अवश्य ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। जैसे ही उसके शब्द निकले, चौथे गठबंधन से अचानक एक भयानक आभा फूट पड़ी। चौथे गठबंधन से प्रस्फुटित हुई विकराल आभा ने तुरंत ही पूरे सम्मेलन कक्ष को घेर लिया। यद्यपि सम्मेलन कक्ष पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के उच्च स्तरीय सदस्यों से भरा हुआ था, जिनमें कई ग्रैंड मास्टर भी शामिल थे, चौथे एलायंस की आभा के प्रभाव में उन सभी के शरीर थोड़े कांप रहे थे। चौथा गठबंधन, क्या आप पहले ही युद्ध राजा क्षेत्र में आधे कदम रख चुके हैं? ईस्ट एलायंस के प्रबंधक ने अविश्वास में कहा। चौथे गठबंधन ने व्यंग्य करते हुए कहा, अब क्या आप आश्वस्त महसूस करते हैं? हाँ, चौथे गठबंधन, आपकी शक्ति बेजोड़ है। इतनी कम उम्र में युद्ध राजा के दायरे में आधे कदम रखने के लिए आपकी भविष्य की उपलब्धियां संभवतः अन्य 3 गठबंधन पदानुक्रमों से कम नहीं होंगी। प्रबंधक ने तुरंत सिर हिलाकर कृपालुता से कहा। वहां उपस्थित पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के उच्च पदस्थ सदस्यों के चेहरे पर भी आश्चर्य और भय के भाव दिखाई दिए। एक आधा कदम युद्ध राजा, केवल एक व्यक्ति, चौथे गठबंधन के साथ पहले से ही पूरे पूर्वी सागर मार्शल गठबंधन को नष्ट कर सकता है। पूर्वी गठबंधन के भीतर चौथे गठबंधन के ऊपर 3 अन्य पदानुक्रम हैं जो और भी अधिक भयानक ताकत रखते हैं। जो लोग हमारे पूर्वी गठबंधन को अपमानित करेंगे, वे निस्संदेह मर जाएंगे। चौथे गठबंधन ने ठंडी सांस ली और ध्रुव मल्होत्रा तथा अन्य लोगों की ओर उदासीनता से देखा। फिर वह एक विशाल चट्टान की तरह अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ गया और सीधे ध्रुव मल्होत्रा की ओर बढ़ा। चौथे गठबंधन के पैरों के नीचे से ऊर्जा की एक दृश्यमान लहर फूट पड़ी, जो तेजी से सभी दिशाओं में फैल गई। जिस किसी को भी इस ऊर्जा की लहर का स्पर्श हुआ, वह अपना पैर स्थिर नहीं रख सका और कई कदम पीछे हट गया। करण मल्होत्रा और अन्य सभी के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि पूर्वी गठबंधन की ताकत इतनी जबरदस्त होगी। उनके सामने वाला व्यक्ति पूर्वी गठबंधन का चौथा गठबंधन मात्र था, फिर भी उसके पास पहले से ही आधे कदम के युद्ध राजा की ताकत थी। अन्य 3 पदानुक्रमों की ताकत, जो इस चौथे गठबंधन से ऊपर थे, पहले से ही एक युद्ध राजा के दायरे में कदम रख चुके होंगे। निस्संदेह मरोगे। ध्रुव मल्होत्रा ये शब्द सुनकर हल्के से हंस पड़े, उनका स्वर तिरस्कार से भरा था। जैसे ही ध्रुव मल्होत्रा बोल रहे थे, चौथे गठबंधन की लौह मुठियां ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे की ओर बढ़ चुकी थीं। टकराना। अचानक एक धीमी सी आवाज गूंजी। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हर कोई उत्सुकता से ध्रुव मल्होत्रा और चौथे गठबंधन की ओर देख रहा था और उनके बीच टकराव के बाद की स्थिति को देखना चाहता था। अजीत शेखावत के चेहरे पर तीखी मुस्कान थी। वह बहुत पहले ही समझ गया था कि पूर्वी समुद्री सैन्य गठबंधन की ताकत के साथ पूर्वी गठबंधन का विरोध करना संभव नहीं था। निरर्थक प्रतिरोध करने की अपेक्षा केवल समर्पण कर देना ही बेहतर था। कम से कम इससे पूर्वी गठबंधन की शत्रुता नहीं भड़केगी। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग बाहरी थे और सभी अज्ञात व्यक्ति थे। अजीत शेखावत को पूर्वी सागर मार्शल एलायंस को चुनौती देने के उनके दुस्साहस पर स्वाभाविक रूप से गुस्सा आया। पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के प्रमुख के रूप में अजीत शेखावत के गर्व की कल्पना आसानी से की जा सकती थी, और वह केवल पूर्वी एलायंस के लोगों का सामना करते समय ही विनम्रता का परिचय देते थे। इस समय अजीत शेखावत की आंखें उत्साह से चमक उठीं, मानो वे चौथे गठबंधन की मुट्ठी से दुस्साहसी ध्रुव मल्होत्रा का सिर कुचलते देखने के लिए उत्सुक हों।
लेकिन अगले ही पल अजीत शेखावत की आंखों से उत्साह गायब हो गया और उसकी जगह गहरा अविश्वास छा गया। सिर्फ अजीत शेखावत ही नहीं, वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। केवल विक्रम सिंह और उनके साथियों के चेहरे पर ऐसे भाव थे जिनसे ऐसा लग रहा था कि यह सब अपेक्षित ही था। सम्मेलन कक्ष के मध्य में चौथे गठबंधन की लौह मुठ्ठियां ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे से 3 इंच की दूरी पर रुक गईं और आगे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकीं। दूसरी ओर ध्रुव मल्होत्रा की दाहिनी मुट्ठी पहले ही चौथे गठबंधन की छाती पर आ चुकी थी। पहले जो दबी हुई आवाज आई थी वह वास्तव में तब उत्पन्न हुई थी जब ध्रुव मल्होत्रा की मुट्ठी चौथे गठबंधन की छाती पर लगी थी। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, मुझे लगा था कि तुम में इससे कहीं अधिक ताकत होगी, ध्रुव मल्होत्रा ने उपहास करते हुए कहा। सच कहूं तो ये देखकर काफी निराशा हुई कि आपके पास बस इतनी ही ताकत है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, चौथा गठबंधन हल्की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। आप एक युद्ध राजा हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, चौथे गठबंधन का सिर झुक गया और वह हमेशा के लिए चुप हो गया। अध्याय 161। सुंदर ब्रह्म काउंसिल हॉल में मौजूद हर व्यक्ति ने ध्रुव मल्होत्रा को अविश्वास से देखा। एम्पायर पर और अधिक जाने इस बीच सफेद लबादा पहने ध्रुव मल्होत्रा अपने चारों ओर की भयभीत और अविश्वसनीय निगाहों से बेखबर परिषद हॉल के बीच में चुपचाप खड़े रहे। उस बूढ़े आदमी को पीछे छोड़ दो, पूर्वी गठबंधन के बाकी सभी लोगों को मार डालो। जिंदा रहने पर तो वे मुसीबत ही पैदा करते हैं, बेहतर है कि इस पूर्वी सागर से कुछ कचरा साफ कर दिया जाए, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। ये सुनते ही करण मल्होत्रा तुरंत चिल्लाने लगे और फिर पहाड़ से उतरते हुए बाघ की तरह चौथे अलायंस के साथ आए 8 ग्रैंड मास्टर्स की ओर बढ़े। करण मल्होत्रा को कार्रवाई करते देख विक्रम सिंह और अन्य लोग बिना किसी हरकत के चुपचाप खड़े रहने में प्रसन्न थे। टकराना, दरार। वहां उपस्थित सभी लोगों की भयभीत निगाहों के सामने करण मल्होत्रा की मुट्ठियों का वजन 10,000 कैटी के बराबर लग रहा था और हर भूसे से हड्डियों के टूटने और टूटने की आवाज आ रही थी। वे 8 ग्रैंडमास्टर 1 मिनट से भी कम समय में जमीन पर लेट गए। उनकी आंखें धुंधली हो गईं, स्पष्टतः वे मौत के आने का इंतजार कर रहे थे। हे प्रभु, ये हो गया। करण मल्होत्रा ने उदासीन भाव से अपने हाथों की धूल झाड़कर ध्रुव मल्होत्रा के पास लौट आया। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर अलायंस हाईरॉक के पद की ओर कदम बढ़ाया। ध्रुव मल्होत्रा को अपनी ओर आते देख अजीत शेखावत, प्रेमजीत नंदा और अन्य लोगों के चेहरे पर तुरंत डर के भाव उभर आए। ध्रुव मल्होत्रा के एक एक कदम आगे बढ़ने पर वे एक एक कदम पीछे हट जाते। तुम पीछे क्यों हट रहे हो? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, या फिर तुम्हें लगता है कि अगर मैं चाहूं तो तुम सचमुच भाग सकती हो? ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से कहा। ये सुनते ही अजीत शेखावत और अन्य लोगों ने तुरंत पीछे हटना बंद कर दिया और ध्रुव मल्होत्रा की ओर कृपालु भाव से देखने लगे। कृपया बैठिए प्रभु, ये इतनी लड़ाई के बाद तुम थक गए होगे, बैठ जाओ और थोड़ा आराम करो, मैं किसी को तुम्हारे लिए एक कप चाय पिलाता हूँ। अजीत शेखावत ने चापलूसी भरे लहजे में उस सीट की ओर इशारा किया जो उनकी थी, यानी गठबंधन के शीर्ष नेता की सीट। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मर्जी से अलायंस हाईरॉक की सीट पर बैठ गए। सेवकों, तुम भगवान के लिए चाय क्यों नहीं बना रहे हो? तुम इतने अंधे कैसे हो सकते हो? अजीत शेखावत तुरंत चिल्लाए। परिषद हॉल में मार्शल अलायंस के उच्च अधिकारी तुरंत कार्रवाई में जुट गए। वे अजीत शेखावत की हुंकार से नहीं, बल्कि ध्रुव मल्होत्रा की जबरदस्त ताकत से प्रभावित हुए थे। एक आधे कदम के युद्ध राजा को एक ही मुक्के से मार डालना और 20 वर्ष से अधिक की आयु में युद्ध राजा की शक्ति प्राप्त करना, ऐसा व्यक्ति कभी गुमनाम कैसे रह सकता है? अगर वे ध्रुव मल्होत्रा से संपर्क बना लें तो वे पूर्वी समुद्र में बगल में चल सकेंगे। यहां तक कि पूर्वी सागर मार्शल गठबंधन के अलायंस हाईरॉक अजीत शेखावत ने भी इस विचार को साझा किया। वह तो यहां तक कि युद्ध राजा के एक शक्तिशाली योद्धा ध्रुव मल्होत्रा को पूर्वी सागर सैन्य गठबंधन में सफलतापूर्वक भर्ती करने के बारे में भी कल्पना कर रहा था, ताकि पूर्वी गठबंधन के साथ भविष्य के टकरावों में उनमें और अधिक आत्मविश्वास आ सके। कम से कम उन्हें पूर्वी गठबंधन के शीर्षस्थ शासक के सामने झुकना और चापलूसी नहीं करनी पड़ती, जैसा कि उन्हें अब करना पड़ता है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। मार्शल अलायंस के उच्च अधिकारी भी ये सुनकर तुरंत रुक गए। अजीत शेखावत ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, आह, आप क्या कह रहे हैं मास्टर ध्रुव? आप हमारे पूर्वी सागर मार्शल अलायंस में इतनी दूर तक आए हैं, आप एक कप चाय भी कैसे नहीं पी सकते? ध्रुव मल्होत्रा कुछ नहीं बोले, बस उनकी तरफ देखते रहे। ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन निगाहें देखकर अजीत शेखावत का मोटा शरीर अचानक कांप उठा और वह आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुम्हारे जैसा काया आदमी भी मालिक को चाय पिलाने का हकदार है। करण मल्होत्रा ने ठंडी सांस ली और तिरस्कार से कहा।
मार्शल एलायंस के सभी उच्च पदस्थ अधिकारी उसकी बातें सुनकर क्रोधित हो उठे, फिर भी किसी ने कुछ भी कहने का साहस नहीं किया। करण मल्होत्रा ने अभी अभी 8 ग्रैंड मास्टरों का वध उतनी ही आसानी से किया था जितनी आसानी से मुर्गियों और कुत्तों का वध किया जाता है, और उसकी ताकत पहले से ही मार्शल एलायंस के अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकारियों की तुलना में कहीं अधिक थी। यदि वे इस खूंखार हत्यारे को क्रोधित कर दें तो वे भी करण मल्होत्रा के हाथों में एक और खोई हुई आत्मा बन जाएंगे। ध्रुव मल्होत्रा ने अब अजीत शेखावत और अन्य लोगों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पूर्वी गठबंधन के मैनेजर की ओर मुड़कर उदासीनता से कहा, क्या आप जानते हैं कि मैंने केवल आपकी जान क्यों बख्शी? मैं नहीं जानता। पूर्वी गठबंधन का मैनेजर कांप उठा, उसकी आवाज भी कांपने लगी। उसे इस तरह देखकर ध्रुव मल्होत्रा हंसकर बोले, अभी तो तुम ऐसे नहीं थे। तुम्हारा वह अहंकारी आत्मविश्वास कहाँ चला गया, जैसे पूरी दुनिया को नीचा देखते हो? हिम्मत मत करो, मैं पूर्वी गठबंधन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं मास्टर ने जो वर्णन किया है उसका दावा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैनेजर ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए, उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। उन्हें इस तरह देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने व्यंग्य किया, फिर अजीत शेखावत की ओर मुड़े और बोले, गठबंधन के शासक जिन, देख रहे हो, ये वह आदमी है जिसके सामने आपको और पूरे पूर्वी सागर मार्शल एलायंस को झुकना होगा। वे भी भय जानते हैं, वे भी समर्पण करना जानते हैं। ये सुनकर अजीत शेखावत ने तुरंत सिर हिलाया, उनके चेहरे पर चापलूसी भरी सहमति थी और उन्होंने कहा, हाँ, आपकी दिव्य शक्ति अद्वितीय है गुरुजी। ऐसे छोटे लोगों को स्वाभाविक रूप से आपके सामने दिखावा करने का कोई अधिकार नहीं है। आप हमारे पूर्वी सागर मार्शल एलायंस में शामिल क्यों नहीं हो जाते गुरु? मैं आपको सीधे वाइस एलायंस का प्रमुख बना सकता हूं, जिसकी शक्ति मेरे बाद दूसरे नंबर पर होगी। पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के शीर्ष पर आपके बैठने से हम निश्चित रूप से सम्राट की राजधानी से प्राप्त आदेशों को पूरा करने में सक्षम होंगे और पूर्वी सागर की संपूर्ण मार्शल सेनाओं पर नियंत्रण कर सकेंगे। बोलते समय अजीत शेखावत एक सुंदर भ्रम में फंस गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा को अधिक सम्मानपूर्वक मास्टर कहने के बजाय आप कह दिया। थप्पड़। अजीत शेखावत ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, करण मल्होत्रा ने उनके मोटे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। करण मल्होत्रा ने भी पीछे नहीं हटे, एक ही थप्पड़ से अजीत शेखावत 3 चक्कर खाकर गिर पड़े, इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाते। अजीत शेखावत के चेहरे पर हैरानी थी और उनकी आंखें शीशे जैसी थीं। तुम, इस कूड़े के टुकड़े, ये सुझाव देने की हिम्मत कैसे हुई कि मास्टर तुम्हारे नीचे है? यदि तुमने फिर से ऐसे विचार मन में लाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें चौथे गठबंधन के साथ पकड़ने के लिए अभी नरक में भेज दूंगा। करण मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, उसके शरीर से एक हत्यारे की आभा निकल रही थी। अजीत शेखावत का मोटा शरीर फिर से कांप उठा और उसकी आंखों में रोशनी लौट आई, मानो वह चेतना जो उसने अभी अभी खोई थी वापस आ गई हो। उसने करण मल्होत्रा की ओर देखा, उसका चेहरा भय से चमक रहा था और वह दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पूर्वी गठबंधन में 4 गठबंधन पदानुक्रम हैं और जो अभी मारा गया वह चौथे स्थान पर था, सही है? ध्रुव मल्होत्रा ने ईस्टर्न एलायंस के मैनेजर की ओर देखा और पूछा। मैनेजर ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और तुरंत कहा, हाँ। ऐसी स्थिति में ये संदेश ले लो कि मैंने उनके सबसे छोटे भाई को कैसे मारा और उन बाकी तीनों को इसकी सूचना दो। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर आगे बोला, और आपको हमारे जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं उनके आने का इंतजार करूंगा। ये सुनकर पूर्वी गठबंधन के प्रबंधक के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया, लेकिन एक क्षण बाद ही उसकी आंखों में आश्चर्य उपहास में बदल गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों को पूर्वी गठबंधन के अन्य 3 गठबंधन पदानुक्रमों की ताकत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यही वजह है कि उन्होंने ऐसे अभिमानी शब्द बोलने का साहस किया।